हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मशीनें भी सपना देखती हैं? मतलब हम लोग नई कार, नए फ़ोन लेने के सपने देखते हैं और छोटे बिजनेस वाले नई मशीन लेने के सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए आता है मशीन लोन। आज हम मशीन लोन पर इतनी रोचक बातें करने वाले हैं, आपकी चाय ठंडी हो जाएगी पर नॉलेज गर्मा गर्म रहेगी। मैं हूँ सूफिया, आपकी होस्ट, दिल्ली वाली दिलदार स्टाइल में। और मैं हूँ सीए विकास जैन, बोरवर का दोस्त और फाइनेंस का गुरु। आज हम मजाक मजाक में बोरवर को गंभीर फाइनेंशियल बातें बतलाएंगे, वो भी आसानी से पचने वाले स्वाद में। बिल्कुल, तो बने रहिए हमारे साथ, हंसी भी होगी, ज्ञान भी होगा और एंड तक आप बोलोगे भाई साहब मज़ा आ गया। अगर आपको शुरुआत में ही लग रहा है कि ये मज़ेदार होने वाला है तो वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, कमेंट करके बताओ कि आपने कभी लोन लेने के लिए अजीब जुगाड़ किए हैं। हम भी आपके कमेंट पढ़कर मज़े लेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मशीन लोन का पूरा पिटारा खोलते हैं, बिल्कुल देसी स्टाइल में। मशीन लोन क्या होता है? सबसे पहला सवाल, विकास जी, ये मशीन लोन आखिर है क्या भला? मैंने होम लोन सुना है, कार लोन भी सुना है, ये मशीन लोन कहीं वॉशिंग मशीन खरीदने का लोन तो नहीं? वॉशिंग मशीन का लोन नहीं मैडम, यहाँ मशीन लोन से मतलब है फैक्ट्री बिजनेस वाली मशीन, जैसे बड़ी बड़ी प्रिंटिंग मशीन, पैकेजिंग मशीन, मिक्सचर, ग्राइंडर, जो भी मशीनें बोरवर के बिजनेस में लगनी है, उनको खरीदने के लिए जो कर्ज मिलता है उसे मशीन लोन कहते हैं। ये असल में एक तरह का बिजनेस लोन ही है जो एमएसएमई इंटरप्राइजेज को नई मशीन या इक्विपमेंट खरीदने में मदद करता है। सिंपल लैंग्वेज में मशीन लोन से बोरवर को तुरंत पैसा मिल जाता है मशीन लेने के लिए और फिर बोरवर इंस्टॉलमेंट में उसको चुकाते हैं। ओहो, यानी होम लोन घर के लिए, कार लोन गाड़ी के लिए और मशीन लोन फैक्ट्री वाली मशीन के लिए। समझ गई जी। बिल्कुल, मशीन लोन लेने से बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जिससे आमदनी भी बढ़ सकती है। सोचो, अगर बिजनेसमैन के पास लेटेस्ट मशीन आ जाए तो दिन के 100 पीस की जगह वो 1000 पीस तैयार करे तो बिक्री भी बढ़ेगी और मुनाफा भी। वाह, तो मशीन लोन एक तरीके से बिजनेस को बड़ा करने का हथियार है। जैसे मारियो गेम में सुपर पावर मिलती थी, वैसे ही यहाँ लोन लेकर बिजनेस को बड़ा किया जा सकता है। अच्छी तुलना है, लेकिन मशीन लोन कोई नई चीज नहीं है। काफ़ी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ये ऑप्शन होता है। आगे हम डिटेल में बताएंगे कौन कौन ले सकता है, कैसे ले सकता है। तैयार है ना बोरोवर लोग? मैं तो तैयार हूँ पूरी तरह। आपने भी अगर ध्यान से सुना तो शायद मन में सवाल आने लगे होंगे, कौन ले सकता है, कैसे मिलेगा? चिंता ना करें, सब बताएंगे। अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो एक लाइक और कर दो, हम लोगों का हौसला बढ़ेगा। अब ये बताओ, मशीन लोन कौन ले सकता है? मतलब कोई भी चाचा ताऊ उठकर ये लोन लेगा या इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं? देखो, मशीन लोन मेनली बिजनेस इंटरप्राइजेज के लिए है। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज इंटरप्राइजेज जो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस सेक्टर में हैं, वे इसे ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो अपने प्लांट में नई मशीन लगाना चाहती है, जैसे कपड़ा बनाने की मशीन, प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो नई क्रेन या कंक्रीट मिक्सर खरीदना चाहती है। एक एग्रीकल्चर से जुड़ा बिजनेस ओनर है जिसे हार्वेस्टिंग मशीन लेनी है। हाँ जी, खेती में भी मशीनी लोन चलते हैं। फूड प्रोसेसिंग या पैकेजिंग बिजनेस में जिसे पैकिंग मशीन, ग्राइंडर, ओवन वगैरह चाहिए। यानी मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर से लेकर और भी कई बिजनेसेस में जहां मशीनों की ज़रूरत है, वहां ये लोन काम आता है। यहाँ तक कि एक छोटे कॉटेज इंडस्ट्री वाला जो आज तक हाथ से पापड़ बेल रहा था, वो भी मशीन लोन लेकर अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। सही कहा। कोई दुकानदार अपनी बेकरी के लिए बड़ी आटा गूंथने की मशीन लेना चाहे या एक प्रिंटिंग प्रेस वाला नई डिजिटल प्रिंटिंग लेना चाहे, सबके लिए मशीन लोन अवेलेबल है। बस शर्त यह है कि इस्तेमाल बिजनेस के लिए होना चाहिए, पर्सनल नीड के लिए नहीं। बोरोवर अपने घर के वॉशिंग मशीन या मिक्सी खरीदने के लिए मशीन लोन नहीं ले सकते। उसके लिए
पर्सनल लोन लेना होगा। हाय, मेरा तो सपना था कि मैं अपनी रोटी बनाने की मशीन के लिए लोन ले लूं। खैर, मजाक कर रही हूं, बट सीरियसली ये जानना ज़रूरी था कि टारगेट ऑडियंस कौन है, ये यानी बिजनेस वाले, खासकर एमएसएमई। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपके बिजनेस में किसी भी तरह की मशीन की ज़रूरत है तो आप मशीन लोन ले सकते हैं। माइक्रो यूनिट से लेकर लार्ज एंटरप्राइज तक अप्लाई कर सकता है। जी हाँ, स्टार्टअप से लेकर जमा जमाया बिजनेस तक सभी के लिए ऑप्शन है, बशर्ते एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए। अब सबसे अहम सवाल, एलिजिबिलिटी क्या होती है? बैंक, एनबीएफसी जो भी लोन दे रहा है, क्या क्या देखता है मशीन लोन देने से पहले? मुझे शक है ये लोग आपके पैदा होने का टाइम भी पूछ लें, इतना तो चेक करते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन हाँ, कुछ ज़रूरी क्राइटेरिया हैं। बिजनेस की विंटेज क्या है? अधिकतर बैंक चाहते हैं कि बोरोवर का बिजनेस कम से कम 2 से 3 साल से चल रहा हो। कुछ जगह 1 साल वाले पुराने बिजनेस को भी लोन मिल जाता है, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट बैंक और कुछ स्कीम्स हैं जो न्यू बिजनेस के लिए भी लोन दे सकते हैं। हाँ, इसके लिए रजिस्ट्रेशन और कुछ कंप्लायंस होना ज़रूरी है। बोरोवर का एमएसएमई रजिस्ट्रेशन और जीएसटी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है लगभग हर मशीन लोन के लिए। उद्यम सर्टिफिकेट दिखाओगे तो उन्हें लगेगा बोरोवर सच में सीरियस बिजनेस में है। अगर पहले से कोई लोन लेके नहीं चुकाया हो, यानी बुरे क्रेडिट वाले हो, तो नया लोन मिलना मुश्किल है। बैंक चेक करेंगे कि बोरोवर के ऊपर किसी बैंक या फाइनेंसर का बकाया या डिफ़ॉल्ट तो नहीं है। क्लीन चिट चाहिए। बैंकर्स बिजनेस का सालाना टर्नओवर भी देखते हैं। जाहिर है, लोन वापस कैसे दोगे ये तो देखना पड़ेगा ना। कई लेंडर्स मिनिमम टर्नओवर 10 या 20 लाख रुपए सालाना मांगते हैं। जितनी ज़्यादा सेल्स उतना बड़ा लोन संभव है। न्यू बिजनेस के लिए भी लोन मिल सकता है प्रोजेक्शन के बेसिस पर। बैंक और एनबीएफसी पिछले कुछ साल के प्रॉफिट और बैंक स्टेटमेंट चेक करेंगे कि पैसा आता है, जाता है या नहीं। कम से कम पिछले 6 से 12 महीने के बैंक स्टेटमेंट देखकर दिखाना पड़ता है कि कैश फ्लो ठीक ठाक है। अगर अकाउंट में हमेशा 971 रुपये बैलेंस दिख रहा है तो शक बढ़ जाता है। बैंकर बोरोवर का पर्सनल सिविल या क्रेडिट स्कोर भी मायने रखता है। 750 प्लस स्कोर होगा तो बैंक वाले माला पहना कर स्वागत करते हैं, और अगर स्कोर कम हुआ तो शक की मौजें तेज हो जाती हैं। अच्छा स्कोर लोन अप्रूवल के चांस काफ़ी बढ़ा देता है। बैंक इसके बाद बैंक की बिजनेस ओनर की उम्र भी देखते हैं। आमतौर पर 21 साल मिनिमम होती है और मैक्सिमम एज 65 की हो सकती है। लोन एप्लीकेशन के समय बहुत कम उम्र या बहुत ज़्यादा उम्र पर बैंक को रिस्क लगता है। बैंक एलिजिबिलिटी के साथ साथ बोरोवर से कुछ डॉक्यूमेंट भी मांगता है। ये तो खैर प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन तैयार रहें। पिछले 2 से 3 साल की बैलेंस शीट, इंडिया रिटर्न्स, बैंक स्टेटमेंट, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, मशीन का कोटेशन आदि डॉक्यूमेंट पूरे होंगे तो आधा काम आसान हो जाएगा, वरना अधिकारी बोलेगा ये भी लाओ, वो भी लाओ, वगैरह वगैरह। बैंक वाले इतने पे नहीं रुकते। मुझे तो लगता है दिल कर रहा होगा कि इनकी कुंडली लेकर एस्ट्रो चार्ट से मिला लें। आपकी शनि ग्रहण चल रही है, अभी आपको लोन नहीं देंगे टाइप कुछ। कभी कभी तो ऐसा ही लगता है, पर असल में वे सिर्फ यह पक्का करते हैं बोरोवर लोन लौटा सकेगा या नहीं। नियम सख्त लगते हैं, मगर पैसों का मामला है तो विजिलेंस होना जरूरी है। समझ में आ गया। एक तरह से ये सब क्वालिफाई किया तो आप एलिजिबल होंगे मशीन लोन के लिए। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं लोन के बारे में, एक बार अपना बिजनेस हेल्थ चेकअप करवा लें और क्राइटेरिया चेक कर लें। और अगर आपको कुछ क्राइटेरिया मुश्किल लग रहा है तो आगे हम हल भी सुलझाएंगे इसका। सही का ध्यान दें, हर लैंडर के अपने कुछ नियम हो सकते हैं, पर मोटा मोटा यही देखी जाती है। अब ये बताएं, ये मशीन लोन कौन कौन देता है? बैंक या कुछ और स्पेशल इंस्टीट्यूट? कहीं चाचा के लड़के से तो लोन नहीं लेना पड़ेगा? नहीं, चाचा के लड़के को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है। कई ऑप्शंस हैं, जैसे गवर्नमेंट बैंक्स, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे
बड़े मशीन लोन ऑफर करते हैं। एमएसएमई टर्म लोन के रूप में इनका फ़ायदा यह है कि ब्याज दर थोड़ी कम होती है, लेकिन प्रोसेस में पेपर वर्क और समय ज़्यादा लग सकता है। इसके बाद प्राइवेट बैंक्स में एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस बैंक जैसे भी बैंक्स हैं जो मशीन लोन देते हैं। ये थोड़ा फास्ट प्रोसेस करते हैं, सर्विस स्मूथ हो सकती है, पर ब्याज सरकारी बैंक से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है या उसके इक्विवेलेंट हो सकता है। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जैसे सिडबी है जो एमएसएमई के लिए ही बना है। ये सीधे भी लोन देते हैं और स्कीम भी चलाते हैं, आगे डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा नाबार्ड जैसे इंस्टीट्यूशन भी हैं जो मशीनरी के लिए लोन देते हैं। आजकल कई एनबीएफसी हैं जो मशीनरी और इक्विपमेंट के लोन में माहिर हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस, टाटा कैपिटल, पूनावाला फिनकॉर्प, महिंद्रा फाइनेंस आदि। इनकी खासियत ये है कि ये फ्लेक्सिबल कंडीशन पर लोन देते हैं और प्रोसेस तेज रखते हैं। एनबीएफसी वालों का टर्नओवर टाइम काफ़ी तेज होता है, कई बार कुछ ही दिनों में लोन अप्रूव कर देते हैं। रिपेमेंट शेड्यूल भी बोरोवर की ज़रूरत के हिसाब से पर्सनलाइज कर देते हैं, तो बोरोवर को ईएमआई चुकाने में आसानी होती है। कुछ कोऑपरेटिव बैंक और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी हैं जो मशीन लोन देते हैं। वहाँ डॉक्यूमेंट थोड़ा आसान हो सकता है, मगर लोन अमाउंट लिमिटेड होता है। यानी ऑप्शन की कमी नहीं है, जहां बड़ा बैंक थोड़ा नखरा करे वहां एनबीएफसी गले लगा लेता है, बस थोड़े ज़्यादा ब्याज के साथ। हाँ, एनबीएफसी आमतौर पर बिना कोलेटरल के भी छोटे लोन दे देते हैं, पर फिर रिस्क कवर करने को ब्याज दर थोड़ा ऊंचा रखते हैं। बैंक कोलेटरल मांगते हैं तो रेट कम देते हैं, तो यह है ट्रेड ऑफ। बैंक कुछ स्कीम में 100 करोड़ तक के लोन बिना सिक्योरिटी के दे देते हैं। सीन ये है दोस्तों कि अगर फटाफट लोन चाहिए, पेपर वर्क लाइट चाहिए, तो किसी अच्छी एनबीएफसी से बात कर लो, और अगर चीप इंटरेस्ट रेट चाहिए या बड़े अमाउंट चाहिए तो बैंक और सिडबी टाइप की जगह पे जाओ। एग्जैक्टली, मैं तो यही कहूँगा, 2-3 जगह बात करके कंपेयर जरूर करें। एक और चीज़, कई मशीन बनाने वाली बड़ी कंपनियों के अपने टाई अप होते हैं बैंक और एनबीएफसी के साथ, तो अगर बोरोवर किसी खास ब्रांड की मशीन ले रहे हैं, उनसे पूछो वे फाइनेंस में मदद कराते हैं या नहीं। कई बार मशीन बेचने वाला ही बोरोवर को ईएमआई प्लान ऑफर कर देते हैं बैंक से गठजोड़ करके। वाह, ये इनसाइडर टिप्स हैं। तो फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी, मशीन लोन हर जगह मिलता है, आपको बस सही डोर खटखटानी है। और उस पे हम लोग आगे बात करेंगे कि सही लेंडर कैसे चुने वाले सेगमेंट में। ये सिडबी का बड़ा चर्चे सुने हैं, ज़रा डिटेल में बताओ ना, सिडबी है क्या और इसकी स्कीम्स क्यों खास है मशीन लोन के लिए? सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स ऑफ इंडिया। ये विशेष फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो सिर्फ स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के विकास के लिए बना है। सरकार ने 1990 में इसे शुरू किया था ताकि एमएसएमई को फंडिंग में मदद मिले। सिडबी खुद डायरेक्ट लोन भी देता है और तमाम योजनाएं भी चलाता है एमएसएमई ग्रोथ के लिए। यानी ये अपना दोस्त है छोटा उद्योग वाला। हाँ, एक तरीके से एमएसएमई सेक्टर का बिग ब्रदर है सिडबी। अब मशीन लोन की बात करें तो सिडबी की डेडिकेट स्कीम्स हैं। स्पीड इसका फुल फॉर्म है लोन फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट। इसमें मशीन खरीदने के लिए अप टू 100% फाइनेंस तक लोन मिलता है, लेकिन अमाउंट की एक लिमिट है। नए ग्राहक के लिए 1 करोड़ रुपए तक, पुराने भरोसेमंद कस्टमर के लिए 2 करोड़। रिपेमेंट पीरियड 2 से 5 साल में करना होता है और ब्याज दर काफ़ी आकर्षक होता है, जो कि 9.25% से लेकर 10% पर एनम के बीच रहता है। मतलब तेजी से डिसवर्सल और अच्छी दरों पे लोन, इसीलिए इसका नाम स्पीड रखा गया है शायद। इसके अलावा सिडबी की एक और स्कीम है स्पीड प्लस। ये स्पीड का ही नेक्स्ट वर्जन है हाई एंड मशीन के लिए। इसमें 100% फाइनेंस मिलता है और कोलेटरल की ज़रूरत नहीं पड़ती। खास कुछ एफडी मार्जिन पर आधारित होता है। ब्याज दर भी कम है, करीब 8.8% से लेकर 10.5% सालाना पर एनम तक
पर शर्त यह है कि बिजनेस काफ़ी स्टेबल और 5 साल पुराना होना चाहिए इस स्कीम के लिए, यानी जड़ जमी हुई कंपनियों के लिए बढ़िया ऑप्शन। नेक्स्ट स्कीम है स्माइल। यह है सिडबी मेक इन इंडिया लोन फॉर इंटरप्राइजेज। नाम से स्माइल है, मतलब उद्यमियों के चेहरे पर मुस्कान लाना मकसद है। ये एक तरह का सॉफ्ट लोन क्वास इक्विटी है, मतलब लचीला शर्तों वाला लोन। रकम 10 लाख से 25 लाख तक की मिलती है और टेन्योर लंबा 10 साल तक रिपेमेंट कर सकते हैं। इसमें 3 साल तक शुरुआत में मोरेटोरियम भी हो सकता है। ब्याज दर केस बाय केस तय होती हैं, काफ़ी किफ़ायती रखने की कोशिश होती है। ये खास उन बिजनेसों को सपोर्ट करता है जो नए हों या एक्सपेंशन कर रहे हों, पर सामान्य बैंक लोन की कठोर शर्तें पूरी नहीं कर पाते। इसमें सिडबी थोड़ा इक्विटी जैसा सॉफ्ट अप्रोच लेकर फंड देता है ताकि डेट इक्विटी रेशो बैलेंस रहे। नेक्स्ट स्कीम है स्माइल इक्विपमेंट फाइनेंस। ये स्माइल का ही पार्ट है। सिर्फ इक्विपमेंट खरीदने के लिए फास्ट ट्रैक लोन, मिनिमम 10 लाख का लोन इसमें मिल सकता है मशीन के लिए, और 6 साल तक में चुकाना होता है। बिजनेस का 3 साल पुराना होना जरूरी है और फाइनेंशियल मजबूत होने चाहिए। सिडबी कई ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ पार्टनरशिप में ये लोन देता है। इसमें 1 करोड़ तक का लोन 5 साल तक के लिए मिल सकता है मशीन खरीदने के लिए। शर्त वही है, बिजनेस 3 साल वाला पुराना होना चाहिए। अगर बोरोवर कोई हाई टेक मशीन किसी बड़े ब्रांड का ले रहा है और उस ब्रांड का सिडबी से एमओयू है तो लोन और आसान हो जाता है। इसके अलावा सिडबी की कई और स्कीम्स हैं। सिडबी के पास ट्रेडर के लिए सिडबी ट्रेडर फाइनेंस की स्कीम है, कोविड के टाइम का सेफ लोन है, सोलर प्लांट के लिए स्टार स्कीम है, तत्काल टॉप अप लोन के लिए ट्यूलिप जैसे नाम वाले भी कई प्रोडक्ट हैं, लेकिन हम फोकस मशीनरी लोन पर ही रखेंगे। उफ, इतने नाम और स्कीम सिडबी के हैं। मुझे लगा आपने मेरे सामने कोई मेन्यू कार्ड खोल दिया है। सच में स्माइल, स्पीड, ट्यूलिप, ऐसा लग रहा है अलग अलग फ्लेवर के लोन हैं। हाँ, नाम बड़े ही क्रिएटिव हैं इनके और काम भी उतना ही खास। पॉइंट यह है कि सिडबी के पास लगभग हर तरह की ज़रूरत के लिए कोई ना कोई स्कीम है। अगर बोरोवर का बिजनेस एमएसएमई कैटेगरी में है तो सिडबी को ज़रूर एक्सप्लोर करें। मशीन लोन के लिए ब्याज दरें अक्सर कॉमर्शियल बैंकों से कम होती हैं और कुछ लोन तो बिना कोलेटरल के भी मिलता है सिडबी के माध्यम से, जैसे स्पीड प्लस या CGTMSE कवर वाले। दिल्ली वाली हूँ, एक बात और बताओ, सिडबी के चक्कर में ज्यादा सरकारी घुमाई तो नहीं है? मतलब प्रोसेस भारी भरकम या फिर बहुत स्लो? देखो, सिडबी ने भी अपने प्रोसेस अब आसान कर दिए हैं। उद्यमी मित्रा नाम से पोर्टल है जहां बोरोवर सिडबी के लोन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और हाल के सालों में इन्होंने क्लेम किया है कि प्रोसेस काफ़ी तेज किया है। कुछ लोन तो ऑटोमेट करके कुछ दिनों में ही सैंक्शन हो जाते हैं। अच्छा, तो फ्रेंड्स, सिडबी की स्कीम्स पर नज़र रखना, खासकर अगर आपको सस्ती दर पे और अच्छी टर्म्स पे मशीन का फाइनेंस चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, एक ज़रूरी टर्म पर चर्चा करते हैं जो लोन अक्सर आता है, कोलेटरल सिक्योरिटी। विकास जी, ये कोलेटरल सिक्योरिटी शब्द बड़ा सुनते हैं लोन के मामले में। देसी भाषा में बताओ ना, ये क्या चिड़िया है और मशीन लोन में कहाँ फिट होती है? कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब लोन लेने के लिए एडिशनल सिक्योरिटी। जब बोरोवर लोन लेता है तो बैंक कहता है कि कोई प्रॉपर्टी हमारे पास गिरवी रखोगे, अगर तुमने लोन नहीं चुकाया तो हम उस संपत्ति को बेचकर पैसा निकाल लेंगे। यह एक सेफ्टी नेट है लेंडर्स के लिए। ओह, जैसे फिल्मों में लोग जमीन जायदाद के कागज लेकर जाकर साहूकार के पास गिरवी रखते हैं, वैसे ही कॉन्सेप्ट है ये। बिल्कुल वही कंसेप्ट, बस साहूकार की जगह बैंक और फाइनेंसर है। अब मशीन लोन में कई बार बैंक क्या करता है, जो मशीन बोरोवर खरीद रहे हों उसी को कोलेटरल रख लेता है। इसे हाइपोथेकेशन कहते हैं। मशीन बोरोवर के पास रहेगी पर डॉक्यूमेंट में बैंक के पास गिरवी है, और अगर बोरोवर डिफॉल्ट कर गए तो बैंक उसे जब्त करके बेच सकता है। ओहो, यानी
तेरी मशीन मेरा कब्जा वाला सीन हो जाएगा किस्त ना भरने पे। हाँ, कुछ ऐसा ही। इसके अलावा अगर मशीन की वैल्यू लोन से कम है या बैंक को रिस्क ज़्यादा लग रहा है तो वो बोरोअर को कोई और एसेट भी गिरवी रखने को बोल सकता है, जैसे प्रॉपर्टी, कोई एफडी, गोल्ड वगैरह, कुछ भी वैल्यूएबल चीज़। खासकर बड़े लोन में एडिशनल सिक्योरिटी मांग लेते हैं। तो हर बार कोलेटरल जरूरी है क्या? बिना गिरवी के लोन नहीं ले सकते? सवाल अच्छा है। कई बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आजकल कोलेटरल फ्री लोन भी ऑफर करते हैं, खासकर छोटे अमाउंट के लिए और एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, जैसे सरकार की CGTMSE स्कीम है या कुछ NBFC और बैंक एक लिमिट तक बिना कोलेटरल लोन देते हैं। लेकिन याद रहे, बिना गिरवी के लोन में ब्याज थोड़ा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि लेंडर का रिस्क बढ़ जाता है। उन्होंने सिक्योरिटी नहीं ली तो वो ब्याज के थ्रू रिस्क कवर करेंगे। और कई बार लोन अमाउंट की एक कैप होती है, जैसे बिना कोलेटरल के केवल 10 या 20 करोड़ तक ही देंगे, इससे ऊपर नहीं। समझ गई। और एक बात और बताओ, कोलेटरल अगर रखना ही पड़े तो मशीन को रखना बेटर है या अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी? हमेशा कोशिश करें कि बिजनेस एसेट्स को ही बैंक हाइपोथेकेट करे। पर्सनल घर, जमीन गिरवी रखना ना पड़े, ये आखिरी ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि इससे रिस्क बढ़ जाता है। बिजनेस डूबा तो घर भी गया। बैंक भी पहले प्रेफर करते हैं कि जिस वस्तु के लिए लोन दे रहे हैं उसी को सिक्योरिटी रखें, लेकिन कुछ मामलों में मशीन के अलावा भी लोन को सुरक्षित करने के लिए बोरोअर के पास दूसरे एसेट्स होना अच्छा है। इससे बैंक को भरोसा बढ़ जाता है और बोरोअर को बेहतर टर्म्स मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर कोलेटरल वही पुरानी वाली गिरवी की कहानी, लेकिन मॉडर्न अवतार में। दोस्तों, अगर आपके पास कुछ गिरवी रखने के लायक नहीं है तो परेशान मत होइए, सरकार ने भी इसका जुगाड़ किया है जिसे आगे कवर करेंगे। फिलहाल इतना जान लो, कोलेटरल दो तो ब्याज थोड़ा कम मिलेगा, नहीं दे सकते तो कुछ ऑप्शन है और रेट बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली लोन लेते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि क्या कोलेटरल फ्री ऑप्शन है, अगर नहीं है तो किन एसेट्स पर लोन मिलेगा। टर्म एंड कंडीशन को भी चेक कर लें कि लोन भरने तक वो एसेट्स बोरोअर को बेचने का हक होगा या नहीं। तो डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें। ग्रेट। अब एक चीज और क्लियर करो, मान लो मेरे पास पैसे आ गए बीच में और मैं लोन जल्दी चुका देना चाहूँ तो फोरक्लोजर का क्या चक्कर है? फोरक्लोजर मतलब लोन का पूरा बकाया समय से पहले चुका देना। सुनने में तो बड़ा आइडियल लगता है, जल्दी छूटो पाओ कर्ज से, लेकिन बैंक तुरंत खुश नहीं होता। असल में बैंक को बोरोअर के लोन से कमाने का प्लान होता है। इतने साल का ब्याज लेकर बोरोअर ने बीच में ही बोरोइंग फ्री होने की ठान ली तो बैंक का मुनाफा कम हो जाता है। ओहो, तो बैंक बोलेगा हमसे कि इतनी जल्दी पीछे छुड़ा रहे हो, जरा जुर्माना भर के जाओ। बिल्कुल, इसे कहते हैं प्रीपेमेंट पेनल्टी या फोरक्लोजर चार्ज। बहुत सारे बिजनेस लोन में ये चार्ज लगता है अगर बोरोअर लोन जल्द बंद कर दे तो। आमतौर पर 1 से 5% तक बोरोअर के बकाया लोन अमाउंट का चार्ज हो सकता है। प्रीपे करने पर कई लोन में एक लॉक इन पीरियड भी होता है, जैसे पहले 6 महीने या 1 साल बोरोअर लोन प्रीपे नहीं कर सकते, उसके बाद कर सकते हैं चार्ज के साथ। वाह, ये तो उल्टी गंगा है। समय पर पूरा कर दो तो भी सजा, पर कुछ लोन में नहीं भी होता तो होगा ये चार्ज। हाँ, कुछ लोन बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। खासकर कई NBFC अपने लोन में या तो प्रीपे चार्जेज नहीं रखते या कुछ शर्तों के साथ वेव कर देते हैं। कुछ बैंक भी साल 2 साल में प्रीपेमेंट फ्री कर देते हैं। बोरोअर को लोन का एग्रीमेंट ध्यान से पढ़ना चाहिए कि फोरक्लोजर पेनल्टी है या नहीं। अगर है तो कोशिश करें EMI में ही चालू रखें जब तक ज़रूरत ना हो प्रीपे करने की, या नेगोशिएट कर लें। कभी कभी अच्छा रिलेशन हो तो बैंक थोड़ा रियायत भी दे देता है प्रीपेमेंट करके चलो। अगर लगता है पैसा आ सकते हैं बीच में तो ऐसा लोन चुनो जिसमें फोरक्लोजर चार्जेस कम हो, और अगर चार्ज है तो कैलकुलेट करो
कि जो ब्याज बचा रहे हो उसके मुकाबले चार्ज ज़्यादा तो नहीं है। कई बार कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट, पार्ट पेमेंट की भी अनुमति होती है ईयरली, वो भी पूछ सकते हो। इससे प्रिंसिपल घटा सकते हो और पेनल्टी भी शायद ना लगे। गॉट इट सर। तो जल्दी लोन चुकाने की आज़ादी मिल सकती है, पर कभी कभी आज़ादी टैक्स देकर। खैर, अब एक और दिलचस्प और थोड़ा डरावना टॉपिक, ब्याज दरें यानी इंटरेस्ट रेट। लोन की बात हो और ब्याज की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बताओ गुरुजी, मशीन लोन पर ब्याज कितना रहता है और इसे कम ज़्यादा क्या करता है? देखो, ब्याज दर कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। बोरोवर को बिजनेस का फाइनेंशियल हेल्थ, कोलेटरल दिया कि नहीं, लोन अमाउंट, टेन्योर और सबसे बड़ा बोरोवर का क्रेडिट प्रोफाइल। रेंज काफ़ी वाइड है। आमतौर पर एमएसएमई या बिजनेस लोन की दरें 8 से 10% सालाना से शुरू होकर 18 से 20% तक भी जा सकती हैं। कुछ केस में अगर रिस्क बहुत हाई है, एकदम अनसिक्योर्ड छोटा नया बिजनेस, तो 24% तक इंटरेस्ट लग सकता है। 24%? बाप रे, ये तो क्रेडिट कार्ड जैसी दर हो गई। हाँ, वो रेयर केस है। ज़्यादातर बोरोवर दो कैटेगरी के हो सकते हैं। नंबर 1, सिक्योर लोन, ये कम रेट वाले होते हैं, यहाँ ब्याज 8 से 10% के बीच में मिलता है। दूसरी कैटेगरी है अनसिक्योर लोन, ये थोड़ा रिस्की होते हैं, यहाँ इंटरेस्ट रेट 13% से 20% के बीच हो सकता है। उदाहरण के लिए सिडबी जैसी जगहों पर या गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, इंटरेस्ट रेट 8 से 10% तक भी मिल सकता है। इंटरेस्ट सब्सिडी अलग से, सिडबी की कुछ स्कीमों में 100% लोन फाइनेंस होता है, इसके लिए 25 से 30% का एफडी मार्जिन देना होता है। पब्लिक सेक्टर बैंक में भी अगर बोरोवर का प्रोफाइल अच्छा है, कोलेटरल भी दिया है, तो रेट 8 से 10% के बीच में मिल सकता है। वहीं किसी एनबीएफसी से बिना सिक्योरिटी लोन लोगे तो बोलेगा ठीक है, पर हमारा रेट 11% से लेकर 18% के बीच है। इसके लिए वो जस्टिफाई है क्योंकि रिस्क उठा रहे हैं और प्रोसेस भी फास्ट दे रहे हैं। ब्याज दर सुन के मेरे जैसे लोग सोचते हैं कि ईएमआई कितनी होगी। एक क्विक टिप दे दो, 10% या 18% ब्याज में ईएमआई कितना फर्क होगा? एक मोटा कैलकुलेशन लो, 5 साल के लोन पर 10% ब्याज से हर लाख की ईएमआई 2125 रुपये महीने पड़ेगी। वहीं 18% पर हर लाख पर 2540 रुपये महीने की ईएमआई पड़ेगी। तो फर्क 400 से 500 रुपये प्रति लाख का हो सकता है ईएमआई में। लंबी अवधि में वो काफ़ी अंतर है। तो भाई, ब्याज पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए और नेगोशिएट भी कर सकते हैं। बैंक वाले मानते हैं क्या? पूछने में क्या जाता है। अगर बोरोवर की प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, एक से ज़्यादा ऑफर हैं बोरोवर के पास, तो ज़रूर बातचीत करें। प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसी कुछ हद तक इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं अगर उन्हें लगे कि बोरोवर दूसरे के पास जा सकता है। सरकारी बैंक के रेट ज़्यादातर फिक्स फार्मूले पर होते हैं, वहाँ मोलभाव की स्कोप कम होती है, लेकिन बोरोवर अपनी क्रेडिट वर्दीनेस दिखाकर थोड़ा बहुत कन्विंस कर सकते हैं कि मुझे बेस्ट रेट दो। सही है, बोलेगा तो मिलेगा वाला सीन है इसमें। और ये भी है कि अगर एक बैंक ज़्यादा दे रहा है ब्याज, दूसरे बैंक से के प्रपोजल लेकर जाओ तो शायद पहला वाला कम कर दे। बिल्कुल, कंपटीशन का फ़ायदा उठाओ। और एक चीज़, ब्याज दो तरह से हो सकता है, फिक्स या फ्लोटिंग। फ्लोटिंग में बैंक के बेस रेट के साथ ऊपर नीचे होगा, फिक्स में जैसा लिया है वैसा ही रहेगा पूरे टर्म में। आजकल ज़्यादातर टर्म लोन फ्लोटिंग होते हैं। मास्टर जी, इतना गुड ज्ञान दे दिया है ब्याज दर पर। मैं सम अप कर देती हूँ। ब्याज दर 8 से 10% जैसी मिठास से लेकर 18 से 20% तक की करवाहट में उपलब्ध है। अपना क्रेडिट स्कोर और कोलेटरल बढ़िया रखो तो कम रेट की ट्रॉफी मिल सकती है। एंड यस, अगर आपको भी कभी बैंक ने ऊंचा ब्याज रेट ऑफर किया हो और आपका दिल टूटा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम सब मिलकर रोएंगे एक साथ। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि पैसा मिलने की प्रक्रिया क्या होती है, यानी अप्लाई करने से पैसा अकाउंट्स में आने तक का क्या क्या प्रोसीजर है।
एक हाइपोथेटिकल स्टोरी से समझते हैं। मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ, मुझे मशीन लोन चाहिए। मैंने डिसाइड कर लिया अप्लाई करना है। अब स्टेप बाय स्टेप क्या होने वाले हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कैसे भी हो समझाओ ज़रा इसे। ठीक है, बताते हैं। स्टेप नंबर 1, फाइल द एप्लीकेशन। बोरोवर या तो बैंक या एनबीएफसी की ब्रांच में जाएंगे या उनकी वेबसाइट या पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आजकल काफ़ी ऑनलाइन सुविधाएं हैं एमएसएमई लोन के लिए, जैसे गवर्नमेंट का एक पोर्टल है PSB लोन्स इन 59minutes.com। इसमें बोरोवर एक कॉमन एप्लीकेशन भरता है और कई बैंक उसमें बोरोवर को इन प्रिंसिपल अप्रूवल देते हैं जो बहुत जल्दी। बिल हालांकि 59 मिनट में पैसा नहीं आता, पर आइडिया है प्रोसेस तेज करना। सिडबी का भी उद्यमी मित्रा पोर्टल है ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए, तो बोरोवर कन्वीनियंस के हिसाब से बैंक को चुन सकता है, ब्रांच जाना है या ऑनलाइन अप्लाई करना है और ये डिसाइड कर सकता है। स्टेप नंबर 2, डॉक्यूमेंट सबमिशन। एप्लीकेशन के साथ साथ बाद में बोरोवर को जरूरी डॉक्यूमेंट भी देने पड़ेंगे। इनमें शामिल हैं आधार, पैन जैसे KYC, एड्रेस प्रूफ, बोरोवर की कंपनी का रजिस्ट्रेशन और GST सर्टिफिकेट। पिछले 2-3 सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, पिछले 6 से 12 महीने के बीच बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न, मशीन का परफॉर्मा इनवॉइस या कोटेशन, यानी मशीन कितने की है, इसका ऑफर, एंड अगर कोलेटरल दे रहे हैं तो उसके पेपर, ये सब फाइल बन के जमा होगा। अगर ऑफलाइन जा रहे हो तो फोटोकॉपी और ओरिजिनल लेकर जाना, ऑनलाइन कर रहे हैं तो स्कैन या अपलोड करना। इसके बाद स्टेप नंबर 3, क्रेडिट असेसमेंट। जब बैंक या लोन देने वाली कंपनी बोरोवर की फाइल को चेक करेगी, इस स्टेज पर वे बोरोवर के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा, जैसे बोरोवर जो फैक्ट्री बता रहे हूँ उसका वेरिफिकेशन होगा। बोरोवर का सिविल स्कोर चेक किया जाएगा। मशीन के कोटेशन को चेक करेंगे कि वाजिब है या नहीं। बिजनेस का प्रोजेक्शन देखेंगे कि मशीन लेने से कितना ग्रोथ होगा आदि। इससे बोरोवर का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन समझ लो। बैंक में एक क्रेडिट मैनेजर या कमेटी बैठेगी, बोरोवर के डॉक्यूमेंट लेकर बोरोवर के रिपेमेंट कैपेसिटी का असेसमेंट होगा। मुझे इमेजिन हो रहा है 3 लोग चश्मा लगाए मुझे घूर रहे हैं। एक बोल रहा है इनके ग्रोस मार्जिन कम है, दूसरा कह रहा है कोलेट्रल नहीं है, तीसरा अरे 750 सिविल है दे दो। काफ़ी हद तक डिबेट भी होता है क्रेडिट कमेटी में कि लोन देना है या नहीं, शर्त क्या रखें आदि। इसके बाद स्टेप नंबर 4, अप्रूवल और सैंक्शन लेटर। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बोरोवर का लोन सैंक्शन हो जाएगा। इसका मतलब बैंक हाँ बोल देता है कि इतनी रकम तक हम देने को तैयार हैं। इन शर्तों पर बोरोवर को एक सैंक्शन लेटर मिलेगा जिसमें लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, पीरियड, EMI, प्रोसेसिंग फीस, कोलेटरल डिटेल्स, मॉरेटोरियम पीरियड आदि सब लिखा होगा। कभी कभी बैंक बोरोवर की मांगी रकम से कम अमाउंट भी सैंक्शन कर सकता है, ये सोचकर कि अगर बोरोवर का भी स्किन इन द गेम होना चाहिए। मान लो बोरोवर 50 लाख मांग रहे थे, हो सकता है वो बोले 40 लाख सैंक्शन हुआ है, 10 लाख खुद लगाओ, या कहे 50 में से 10 लाख FD मार्जिन के रूप में रखूं, जैसे सिडबी स्पीड प्लस में था कि 20 से 30% FD रखना पड़ता था। तो ये चीज़ें सैंक्शन लेटर में स्पष्ट होती हैं। स्टेप नंबर 5, एक्सेप्टेंस एंड लीगलिटी। बोरोवर को जो ऑफर पसंद है वो सैंक्शन लेटर साइन करके अपनी सहमति देते हैं। फिर थोड़ी बहुत कंडीशन होती हैं, यदि कोलेटरल है तो उसका मॉर्गेज पेपर कराना होगा, गारंटी प्रोवाइड करानी होगी, लोन एग्रीमेंट साइन करना होगा, प्रोमिसरी नोट इत्यादि करने होंगे। बैंक कुछ पोस्ट डेटेड चेक या नेच फॉर्म लेता है EMI डिडक्शन के लिए। स्टेप नंबर 6, फंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब पैसे रिलीज करने की बारी होगी।
मशीन लोन में अक्सर बैंक डायरेक्ट मशीन बेचने वाले को पेमेंट करता है, स्पेशली अगर मशीन कोई बड़ी कंपनी से खरीदी जा रही है। जैसे बोरोअर का इनवॉइस है XYZ कंपनी का 30 लाख का, तो बैंक उस कंपनी के अकाउंट में RTGS कर देता है पैसे, ताकि पक्का हो जाए कि पैसा मशीन खरीदने में ही यूज किया गया है। कुछ केस में वे बोरोअर को भी दे सकते हैं बैंक अकाउंट पैसा, पर फिर भी प्रूफ देना होगा कि बोरोअर ने उससे मशीन खरीद ली है आगे चलकर। कई सरकारी स्कीम वाले लोन सीधे सप्लायर को पेमेंट करते हैं, जिससे मिसयूज ना हो। मेक सेंस, ताकि बंदे ने मशीन के नाम पर लोन लिया और पैसे लेकर मालदीव घूमने ना भाग जाए। हाँ, वो रोकने के लिए ये सिस्टम है। तो एक बार डिसबर्समेंट हो गया, बोरोअर अपनी मशीन इंस्टॉल करवाएगा और बैंक की EMI अगले महीने से चालू हो जाएगी। अगर कोई मोरेटोरियम नहीं है तो तुरंत, वरना कुछ महीने बाद। तो कुल मिलाकर प्रोसेस लंबी लगती है, लेकिन स्टेप वाइज करे तो हो जाती है। आजकल ऑनलाइन अप्लाई करने से काफ़ी समय बच जाता है, डॉक्यूमेंट्स भी पहले से अपलोड होते हैं, तो बैंक को एनालिसिस करने में आसानी होती है। जैसे 59 मिनट्स लोन पोर्टल पर भी आपके GST ITR सब ऑनलाइन खींच लेते हैं, तो तेज़ी हो जाती है। सही कहा, लेकिन ध्यान रखें प्रोसेस के दौरान धैर्य रखना पड़ेगा और बोरोअर को वेट करना पड़ेगा, जिसमें समय लगता है डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना और वेरिफिकेशन। अगर बोरोअर ने डॉक्यूमेंट एकदम बढ़िया दिए हैं, कोई कमी नहीं है, तो लोन हफ्ते 2 हफ्ते में मिल जाता है। और अगर लोन बहुत बड़ा है या कुछ कमी है पेपरों में, तो 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं। सो प्लान अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, जो सोते में सपना देख रहे थे कि एक बटन दबाया और पैसे बरस पड़े, उनको हमने जगा दिया है और रियलिटी चेक दे दिया है। लेकिन घबराओ मत, अटेम्प्ट करने वालों की हार नहीं होती। प्रोसेस फॉलो करोगे तो मंजिल भी मिलेगी। यू हैव लिसन टिल नाउ एंड फाउंड दिस यूजफुल। एक लाइक तो बनता है बॉस। और अब मेरे दिमाग में एक लड्डू फूटा, सरकार सब्सिडी भी देती है मशीन लोन वगैरह के लिए क्या? चलो अगला टॉपिक उसी पर करते हैं। नाम सुनते ही दिल को सुकून मिलता है, सब्सिडी। क्या मशीन खरीदने पर सरकार कुछ मदद करती है? जैसे सब्सिडी, टीवी पे कई योजनाओं के नाम आते रहते हैं, कुछ क्लियर करो इस पर। जरूर, सरकार का मोटिव रहता है कि छोटे उद्योग आधुनिक मशीनें लगाएं, तो उन्होंने कुछ स्कीम चला रखी हैं सब्सिडी देने की। जैसे PMEGP स्कीम, यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। बिल्कुल, यहाँ मैं आपके लिए ये स्कीम स्पेशली न्यू मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर के लोगों के लिए है, स्पेशली माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए है। इसमें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कॉस्ट का 15% से लेकर 35% तक मार्जिन मनी सब्सिडी देती है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सब्सिडीज़ हैं, यानी बोरोअर को पहले फुल बैंक लोन लेना होगा, ताकि बाद में उतने परसेंटेज का अमाउंट बोरोअर को सब्सिडी के तौर पर मिल जाता है, जो लोन रिपेमेंट में एडजस्ट हो जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई यंग जनरल कैटेगरी अर्बन एंटरप्रेन्योर है, तो उसे अप्रॉक्सीमेटली 15% तक सब्सिडी मिल सकती है। वहीं रूरल SC/ST एंटरप्रेन्योर है, तो उसको 35% तक सब्सिडी मिल सकती है। इससे मशीन इक्विपमेंट वगैरह खरीदने में जो इनिशियल बर्डन होता है, वो काफ़ी कम हो जाता है। नेक्स्ट स्कीम है गिफ्ट स्कीम, जिसका मतलब है ग्रोथ, इनोवेशन, फैसिलिटेशन एंड टेक्नोलॉजी स्कीम। इस स्कीम के तहत स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज को न्यू मशीनरी खरीदने में फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाती है। इस स्कीम का मकसद बिजनेस को मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाने और अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने में सपोर्ट करना है। इसमें मशीन की लागत पर सरकार 2% की इंटरेस्ट सब्सिडी देती है, जिससे मशीन खरीदने की इनिशियल फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी कम हो जाता है। उद्यमी बैंक से लोन लेकर मशीनरी खरीदते हैं और बाद में यह सब्सिडी सीधे उनके लोन अकाउंट में एडजस्ट हो जाती है। इससे बिजनेस को मॉडर्न मशीन के साथ
कम लागत में उत्पादन करने में आसानी मिलती है। नेक्स्ट स्कीम है सिडबी की स्पाइस स्कीम, जिसमें मशीन खरीदने, नई टेक्नोलॉजी अपनाने और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आसान लोन दिया जाता है। इस स्कीम में कम ब्याज पर लोन, लंबा रिपेमेंट टेन्योर, कम मार्जिन मनी की ज़रूरत होती है और कई बार CGTMSE की गारंटी भी मिलती है। स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या सर्विस सेक्टर के MSME इस स्कीम के तहत CNC मशीन, पैकेजिंग मशीन, फूड प्रोसेसिंग या टेक्सटाइल मशीन जैसी हाईटेक मशीनरी खरीद सकते हैं, जिससे उनका बिजनेस ग्रोथ और रोजगार दोनों को फ़ायदा होता है। कई स्टेट गवर्नमेंट अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में मशीनरी सब्सिडी या टैक्स छूट ऑफर करती हैं। कहीं SGST रिलैक्सेशन मिलता है, तो कहीं अगर नई मशीन से पावर सेविंग हो रही है तो उस पर इलेक्ट्रिसिटी बिल सब्सिडी मिलती है। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे स्टेट में अलग अलग स्कीम्स हैं जो MSME सेक्टर को सपोर्ट करती हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये सब्सिडी वगैरह पाने के लिए प्रोसेस क्या ऐसा है, आसान है या बड़ा झंझट है? बिकॉज अक्सर सुनते हैं कि सब्सिडी लेना मतलब पापड़ बेलने पड़ेंगे। मुश्किल तो नहीं है। प्रोसेस ऐसा है कि पहले बोरोअर को लोन मिलना चाहिए, फिर बोरोअर अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से सब्सिडी की एप्लीकेशन भरते हों, फिर बोरोअर अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से सब्सिडी की एप्लीकेशन भरते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट या पोर्टल पर। अब कई स्कीम्स ऑनलाइन आ गए हैं। PMEGP के केस में तो पहले ही मार्जिन मनी आ जाती है बैंक में, बोरोअर की FD की तरह, जिसे बाद में एडजस्ट करते हैं। तो समय लगता है लेकिन मिल सकता है। हाँ, प्लानिंग के साथ करोगे तो मिल जाएगा। सबसे पहले ये पता करो कि बोरोअर की मशीनरी का इंडस्ट्री किस सब्सिडी स्कीम के दायरे में आता है या नहीं। बैंक वाले भी इस बार बता देते हैं कि इंटरनेट पे तो खूब जानकारी है। जैसे मैंने बताया, PMEGP स्कीम है, और भी जैसे सोलर या रिन्यूएबल एनर्जी लगाने पे सब्सिडी, खादी उद्योग में लोन सस्ता आदि। सुनकर अच्छा लगा कि सरकार हाथ बटा रही है। भले थोड़ा चक्कर है, पर आखिर में 10 से 12 लाख भी माफ हो गए तो बड़ी बात है। मैं होती तो ज़रूर कोशिश करती लेने की। आप लोग भी अगर सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो तो लेने में हिचकिचाओ मत। हक का पैसा है, बिजनेस को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए ही बना है। अब ध्यान दें, सब्सिडी को अपने प्रोजेक्ट प्लान में अपफ्रंट मत जोड़ लेना। जैसे बिना सब्सिडी के भी प्रोजेक्ट वायबल होना चाहिए। सब्सिडी तो एक आइसिंग ऑन केक है, ये ना हो तो उसी पैसों के भरोसे पूरा प्लान टिका है और वो डिले हो गया तो भी दिक्कत। सही बात है। अब एक प्रैक्टिकल सलाह, अगर आपको सब्सिडी मिली है कभी, कमेंट करके अपनी कहानी बताइए। दूसरे व्यूअर को भी उससे हौसला मिलेगा और गाइडेंस भी। हाँ बिल्कुल। अब एक अलग किस्म का सवाल है, सेकेंड हैंड मशीन के लिए लोन मिलता है या नहीं। बहुत लोग नए की जगह पुरानी मशीन लेने में इंटरेस्ट रखते हैं बचत करने के लिए। मेरे दोस्त के पापा की फैक्ट्री है, वो अक्सर सेकेंड हैंड मशीन खरीदते हैं दूसरे फैक्ट्री से, क्योंकि नई मशीन बहुत महंगी आती है, पर वो हमेशा कैश में ही लेते हैं। क्या बैंक पुरानी मशीन खरीदने के लिए भी लोन देता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये थोड़ा ट्रिकी एरिया है। ज़्यादातर बैंक नई मशीन के लिए लोन देने में कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि नई मशीन की लाइफ ज़्यादा होती है, वैल्यूएशन क्लियर होता है और रीसेल वैल्यू प्रिडिक्टेबल होती है। पुरानी मशीन पर लोन मिलना संभव है, लेकिन हर लेंडर इसके लिए राजी नहीं होता। बड़े फाइनेंसर करने से बचते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क लगता है। कुछ स्पेशल NBFC इस काम में एक्सपर्ट हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस, टाटा कैपिटल और उग्रो आदि ने इस सेगमेंट में पकड़ बनाई है। ये लोग सेकेंड हैंड मशीन की फंडिंग करते हैं। इनकी अपनी टीम होती है जो उस मशीन की रीसेल वैल्यू और कंडीशन एसेस करते हैं। अगर मशीन अच्छी हालत में है, काफ़ी चल रही है आगे और अच्छे ब्रांड की है, तो ये लोन दे देते हैं। अक्सर ये लोन का अमाउंट मशीन की एक्चुअल वैल्यू के किसी प्रतिशत पर डिपेंड होगा। जैसे नई मशीन में 80% से 100% तक कॉस्ट फाइनेंस हो जाती है, पुरानी में 50 से 60% या मैक्सिमम 70% तक कीमत का लोन मिल जाता है।
बाकी बोरोअर को डाउन पेमेंट देना पड़ सकता है। ब्याज दर या थोड़ा बढ़ सकती हैं क्योंकि कोलेटरल वैल्यू कम है। लोन अप्रूव करने में थोड़ी एक्स्ट्रा स्क्रूटनी होती है। कोई उदाहरण दे सकते हो? जैसे मैंने 5 साल पुरानी मशीन लेनी है तो क्या कर रहे हैं बैंक? मान लो एक कंपनी बंद हो रही है और उसकी 5 साल पुरानी CNC मशीन बिक रही है 20 साल में, जबकि नई मशीन 50 लाख की आती है। अब बैंक देखेगा कि 20 साल वाली मशीन की हालत सही है, क्या वो अपने 5 से 7 साल चलेगी, उसकी टेक्नोलॉजिकल रिलेवेंस बरकरार है या आउटडेटेड हो गई है। फिर शायद बैंक या NBFC कहेगा ठीक है, हम 12 लाख लोन दे देते हैं, 8 लाख बोरोअर लगाएगा खुद और हम मशीन को हाइपोथेकेट कर लेंगे, EMI निर्धारित कर देंगे 3 साल की। इंटरेस्ट भी मान लो 14 से 16% रख देंगे क्योंकि सेकेंड हैंड है। इस तरह कुछ NBFC ये डील कर लेते हैं। उन्हें अपनी रिस्क अकाउंट में मशीन का रीसेल वैल्यू फैक्टर ऑलरेडी डाला होता है। फिर भी नए के मुकाबले पुराना लेना फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर मशीन सस्ती मिल रही है और काम चल जाएगा, लोन थोड़ा कम मिलेगा मगर प्राइस भी तो कम है। जी, कई बिजनेस ओनर के सेकेंड हैंड मशीन एक प्रैक्टिकल चॉइस है शुरू में लागत बचाने के लिए, और अब तो ऑर्गेनाइज सेकेंड हैंड मशीन मार्केट भी बनने लगा है। पोर्टल्स हैं ऑनलाइन जहां पर मशीनें लिस्ट होती हैं। NBFC उनसे टाई अप भी करते हैं फाइनेंस के लिए। तो आंसर यही है कि सेकेंड हैंड मशीन के लिए लोन मिल सकता है, लेकिन हर जगह से नहीं, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। NBFC और स्पेशलाइज्ड लेंडर को अप्रोच करें। बैंक से पूछोगे तो मना भी कर सकते हैं या अतिरिक्त कोलेटरल मांग कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैंने तो यहाँ तक देखा कि कुछ PSU बैंक आउटराइट मना कर देते हैं, सेकेंड हैंड मशीन नॉट अलाउड बोलकर उनकी इंटरनल पॉलिसी होती है। तो बोरोअर को अपने बैंक से पूछो, अगर ना बोले तो हार मत मानो, प्राइवेट या NBFC ट्राई करो। बिजनेस को चलाने के लिए जुगाड़ तो करना ही पड़ता है। सही बात दोस्तों, आपने अगर कभी पुरानी मशीन फाइनेंस कराई है तो अपना एक्सपीरियंस नीचे लिखना, और ख़ास कर लेंडर रिकमेंडेड करना चाहो तो वो भी बताना, इससे और लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। अब एक और ख्याल आया मेरे मन में, अगर मशीन इंपोर्ट करनी हो तो इस पर भी चार्ज लगेंगे क्या? कई बार हम ऐसी मशीन चाहते हैं जो इंडिया में बनती नहीं, इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। जैसे जर्मनी से कोई ऑटोमेशन मशीन, चाइना से कोई स्पेशल इक्विपमेंट। तो इंपोर्ट वाली मशीन के लिए लोन मिलने में कुछ फ़र्क है क्योंकि वहाँ पेमेंट विदेशी मुद्रा में करनी पड़ती है वगैरह। हाँ, इंपोर्ट केस में लोन की प्रक्रिया कुछ अलग स्टेप जुड़ जाते हैं। आमतौर पर जब बोरोअर किसी फॉरेन सप्लायर से मशीन खरीदते हैं तो एडवांस पेमेंट ये LC चाहता है। बैंक बोरोअर के लिए एक लेटर ऑफ क्रेडिट जारी कर सकता है जो एक तरह की गारंटी है कि मशीन आने पर बैंक पेमेंट कर देगा। बोरोअर जब मशीन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक LC खोलकर सप्लायर को आश्वासन देता है कि पैसे मिल जाएंगे। मशीन शिप हो जाती है। कस्टम क्लियरेंस के बाद बैंक उस LC के तहत पेमेंट रिलीज कर देता है। यह पेमेंट बोरोअर के लोन अकाउंट से ही जाएगी। कई बैंक इंपोर्ट मशीन फंड करते समय चाहते हैं कि बोरोअर कुछ मार्जिन अपफ्रंट दे ताकि फॉरेन ट्रेड में थोड़ा रिस्क और कॉस्ट ज़्यादा है, ड्यूटी आदि भी लगती है। जैसे मशीन प्लस शिपिंग प्लस ड्यूटी कुल 100 की लागत है तो बैंक बोलेगा 15 से 20% बोरोअर पहले जमा करो, 80 से 85% हम LC द्वारा पे कर देंगे। अगर लोन रुपयों में है तो कोई दिक्कत नहीं, बस बैंक रुपयों को डॉलर या यूरो में कन्वर्ट करके सप्लायर को दे देगा। कुछ बड़े लोन में बैंक बोरोअर को विदेश से लो कॉस्ट लोन दिला देते हैं, जैसे फॉरेन बैंक से क्रेडिट लाइन, जिसे बायर्स क्रेडिट कहते हैं, जिसमें कुछ मामलों में इंटरेस्ट रेट इंटरनेशनल रेट पर कम पड़ती है, लेकिन छोटे MSME लोन में ज़्यादातर रुपये लोन ही होता है। ध्यान रखें कि मशीन पे कस्टम ड्यूटी, GST आदि लगेगा जब वो इंडिया आएगी। इस खर्चों को भी
लोन अमाउंट में इंक्लूड करना पड़ सकता है। कुछ बैंक इंपोर्ट ड्यूटी का पैसा लोन में नहीं देते, वो बोरोअर को अलग से अरेंज करना पड़ता है। इससे पहले क्लेरिफाई करें। इंपोर्ट के केस में बोरोअर को परफॉर्मा इनवॉइस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस इत्यादि देने पड़ेंगे। बैंक यह भी चेक करेगा कि जिस फॉरेन कंपनी से मशीन ले रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं। शायद बैंक कंट्री रिस्क भी देखे, कहीं ऐसी जगह से तो नहीं ला रहे जहाँ सैंक्शन वगैरह लगे हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया से मशीन मंगानी चाहिए तो प्रॉब्लम है। तो प्रोसेस थोड़ा लंबा है और टेक्निकल हो गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि बैंक इसमें आपकी मदद करते हैं, एलसी वगैरह हैंडल कर लेते हैं। बिल्कुल, हर बड़े बैंक में एक फॉरेक्स या ट्रेड फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट डील्स को देखता है। सिडबी भी इंपोर्ट मशीन के लिए लोन देता है। 80% तक प्रोजेक्ट कॉस्ट फंड करने की बात कही हुई है कई स्कीमों में, और एग्जिम बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस भी एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करते हैं हैवी मशीन इंपोर्ट करने के लिए। हालांकि एग्जिम बैंक सीधे छोटे एमएसएमई के लिए लोन नहीं देता, वो बड़ी डील में ही होता है। सुनकर लगा कि अगर मशीन इंपोर्ट करनी है तो किसी ऐसे बैंक से लोन लेना बेहतर होगा जो इंटरनेशनल ट्रेड संभालने में एक्सपीरियंस हो। एग्जैक्टली, जैसे पीएसयू बैंक, सिडबी या बैंक ऑफ बड़ौदा या प्राइवेट बैंक आईसीआईसी या एचडीएफसी के पास ट्रेड सर्विसेज अच्छे होते हैं, तो उनसे कांटेक्ट करें। उन्हें एलसी खोलना, फॉरेन रिपेमेंट सेटलमेंट करना रोज का काम है। क्या इंपोर्ट पर लोन महंगा पड़ता है? ब्याज तो लगभग सेम रहेगा, पर बोरोअर को एलसी ओपनिंग चार्जेस, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का रेट और ट्रांजिट इंश्योरेंस वगैरह के खर्च भी ध्यान में रखने पड़ेंगे। एक फ़ायदा यह हो सकता है कि यदि बोरोअर का सप्लाई क्रेडिट पे मशीन देने को तो रेडी हो जाए, जैसे 90 डेज क्रेडिट आदि, तो बैंक उस पीरियड तक इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा जब तक एक्चुअल पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। वाओ, दिस इज़ इंसाइटफुल। दोस्तों, अगर आपके मन में इंपोर्ट वाली मशीन का कोई सवाल था तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। कोर बात, इंपोर्ट मशीन का लोन मिलता है, बस प्रोसेस में एलसी और फॉरेक्स के पापड़ जुड़ जाते हैं। सही कहा। अब इंपोर्ट की बात की है तो लॉजिकली एक्सपोर्टर के लिए कुछ अलग है क्या, वो देख लेते हैं। तो एंटरप्रेन्योर एक्सपोर्ट भी करते हैं, उनके लिए मशीन लोन या बिजनेस लोन में कुछ खास फायदे या स्कीम? एक्सपोर्ट करने वालों को गवर्नमेंट थोड़ी प्रायोरिटी देती है शायद, है ना? हाँ, इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ाना गवर्नमेंट का लक्ष्य रहता है, तो एक्सपोर्टर के लिए कुछ विशेष सुविधाएं हैं। हालांकि ज़्यादा फोकस उनके वर्किंग कैपिटल पर रहता है। फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो ज़रूर कंसीडर करना चाहिए, जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। इस स्कीम में कैपिटल गुड्स इंपोर्ट पर ड्यूटी में भारी छूट मिलती है। शर्त यह है कि आने वाले कुछ सालों में एक निश्चित एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा करना होता है। जैसे आपने 10 लाख की मशीन मंगाई, ड्यूटी माफ़ हो गई, पर अगले 6 साल में आपको सरकार को बताना होगा कि आपने कितना एक्सपोर्ट किया है। इस स्कीम को एक मैं रियल केस स्टडी के द्वारा समझाता हूँ। मेरे एक क्लाइंट थे, उनको मशीन इंपोर्ट करना था और वो एक्सपोर्टर थे। उन्होंने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी डॉइच बैंक से अप्रूव करा रखा था मशीन इंपोर्ट करने के लिए। मशीन की बेसिक वैल्यू 30 करोड़ रुपए की थी और उस पर इंपोर्ट ड्यूटी अलग से थी, लगभग 28% के आसपास। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनको बिजनेस मॉडल समझा और मैंने उनसे पूछा कि भाई आप जो प्रोडक्ट इस मशीन से इंपोर्ट करेंगे तो इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। तो मैंने उनको सजेशन दिया कि आप EPCG लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, जिससे आपको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। इसके अलावा मैंने उनको एक सजेशन और दिया कि हम INR में लोन न लेके इसके लिए डॉलर में लोन ले सकते हैं, क्योंकि हम मशीन को इंपोर्ट कर रहे हैं और आपका एक्सपोर्ट होगा तो आपके पास डॉलर की नेचुरल हेजिंग भी होगी। तो वो लोन हमने 5.5% पे फॉरेन करेंसी टर्म लोन अरेंज किया 5 ईयर्स के लिए। तो इस तरह से अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी की सेविंग को ऐड करें,
इंटरेस्ट कॉस्ट को ऐड करें तो ये लगभग 15 करोड़ रुपए की हो गई। तो मैं बोरोवर को ये सुझाव देना चाहता हूँ कि जब भी इस तरह का कोई प्रपोजल हो तो ज़रूर सारे फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए ऑप्टिमम सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए और अपने एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। यानी एक्सपोर्टर होने के नाते कोई सीधा मुफ्त का लड्डू नहीं मिलता कैपिटल लोन में, पर इनडायरेक्ट बेनिफिट्स और प्रोफेशनल ट्रीटमेंट मिल सकते हैं। बिल्कुल। और एक बात, अगर बोरोवर एक्सपोर्टर है तो कोशिश करें कोई ECGC की इंश्योरेंस भी लें जो बोरोवर के एक्सपोर्ट के रिस्क कवर करता है। ये अलग चीज़ है, पर इससे बैंक को तसल्ली रहती है एक्सपोर्टर का पेमेंट फंसेगा नहीं, तो वो भी बोरोवर के ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल को कम कर देता। यहाँ तो आप प्रोटिप पेड प्रोटिप दे रहे हो विकास जी। एक्सपीरियंस काम आ रहा है, समराइज कर दें। एक्सपोर्टर के लिए मशीन लोन वैसे ही मिलेगा जैसे बाकी को मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट की कुछ स्कीम और बैंक का थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रस्ट बोरोवर के साथ रहेगा। सो यूज दैट टू टेक द एडवांटेज। ठीक है जी, अब हमने सिब्डी, सरकार, बैंक सब कुछ खूब बातें कर ली, पर सिब्डी की स्कीम्स पर मैंने नोटिस किया था कि हमने कई गिना दी, फिर भी कुछ बची हो तो रैप अप कर लो, क्योंकि हमारी सूची में एक पॉइंट है सिब्डी की अलग अलग स्कीम्स। चलते चलते सिब्डी की और स्कीम्स पर नज़र मार लेते हैं, कोई छूट तो नहीं गया। एक्ट द कोस्ट ऑफ रिपीटिंग बट स्ट्रक्ड बाय में बता दो कि 2 मुख्य स्कीम्स के नाम और उनका मुख्य अट्रैक्शन, ताकि दर्शकों के दिमाग में सेट हो जाए। ऑफ कोर्स, सिडबी की डायरेक्ट लोन स्कीम को एक लिस्ट की तरह देखें तो स्माइल मेक इन इंडिया लोन फॉर एंटरप्राइजेज 10 ईयर तक का सॉफ्ट लोन, 10 से 25 लाख तक की राशि नए और एग्जिस्टिंग MSME के लिए, 3 ईयर्स तक मोरेटोरियम, कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट स्कीम है स्माइल इक्विपमेंट फाइनेंस, 10 लाख से ज़्यादा का लोन मिल सकता है, 6 ईयर्स तक का टेन्योर हो सकता है, बिजनेस 3 ईयर्स पुराना होना चाहिए। ये स्माइल की सब कैटेगरी है मशीनों के लिए। नेक्स्ट स्कीम है स्पीड, मशीन खरीदने के लिए क्विक लोन, 100% तक मशीन कॉस्ट फंड करते हैं। न्यू कस्टमर को 1 करोड़ तक का लोन मिलता है, पुराने कस्टमर को 2 करोड़ तक का लोन इसमें मिल सकता है, 2 से 5 साल में चुकाना होता है। इंटरेस्ट रेट भी 9% के आसपास होता है। स्पीड प्लस हाई एंड मशीनों के लिए 100% फंडिंग अप टू 2-3 करोड़, कोलेटरल फ्री है, बहुत सारे केसों में 2 से 5 साल तक का टेन्योर होता है, इंटरेस्ट रेट 9% के आसपास होता है। नेक्स्ट इज OEM पार्टनरशिप लोन, मशीन बनाने वाली कंपनियों के साथ मिलकर लेस देन 1 करोड़ तक के लोन, 5 साल में चुकाने का टाइम होता है। अक्सर इसमें प्रोसेस तेज होता है क्योंकि OEM भी इंक्वायरी करते हैं सिडबी को जल्द कराने के लिए। नेक्स्ट स्कीम है STFS स्कीम, ट्रेडर और बिजनेसेस जो मशीन या उपकरण बेचते हैं या इस्तेमाल करते हैं उनके लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन इसमें मिल सकता है, 5 साल तक का टेन्योर होता है। रूफटॉप सोलर के लिए 10 लाख से 2.5 करोड़ तक का लोन मिल सकता है, 5 साल का टेन्योर हो सकता है। इंटरेस्ट रेट 9 से 10% के बीच में आता है। सोलर प्लांट भी एक तरह की मशीनरी है अपने बिजनेस की बिजली बचाने के लिए। नेक्स्ट स्कीम है टूलिप, एग्जिस्टिंग सिडबी बोरोवर के लिए टॉप अप लोन, 7 दिन में सेंशन, कोई कोलेटरल की ज़रूरत नहीं, 5 साल में लौटाओ। इंटरेस्ट रेट 10 से 11% के बीच हो सकता है। कभी बोरोवर की मशीनरी लग गई, तुरंत थोड़ा और पैसा चाहिए तो ट्यूलिप से ले सकते हैं। नेक्स्ट CGTMSE स्कीम, सिडबी अपने कई लोन्स को CGTMSE स्कीम के साथ देता है जिससे बोरोवर को कोलेटरल नहीं देना पड़ता एक सीमा तक, जैसे स्माइल में 2 करोड़ तक का CGTMSE कवर का प्रावधान था। वाह, आपने तो एकदम कंप्लीट लिस्ट दे दी। मुझे तो पूरा यकीन है हमारे दर्शकों में से 90% के मन में सिबडी शब्द पहले इतना क्लियर नहीं था, अब प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा कि सिबडी क्या है और क्या ऑफर करता है। अब तो दिल कर रहा है एक सिबडी का फैन क्लब खोल लें। वाकई स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए सिडबी वरदान है अगर उसे सही से इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, अब सिबडी की बात हो गई, सब लोन की स्कीम की बात हो गई, तो एक मूल बात रह गई, लोन टेन्योर।
होम लोन तो 20 से 25 साल के होते हैं, लेकिन बिजनेस लोन में मशीन लोन कितने समय के लिए मिलता है? छोटा होता है या लंबा? आमतौर पर मशीन लोन की अवधि 3 से 7 साल के बीच रहती है। मशीन की प्रोडक्टिव लाइफ और लोन रिपेमेंट कैपेसिटी देखते हुए बैंक लंबा खींचते नहीं है बहुत। मोस्ट कॉमनली मैंने देखा है 4 से 5 साल के बीच का टेन्योर होता है। तो 5 साल मानकर चलें? हाँ, लेकिन इसके एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। सिडबी जैसे इंस्टीट्यूशन कुछ लोन 7 साल तक और कुछ लोन 10 साल तक भी देते हैं। जैसे स्माइल स्कीम में 10 साल तक का लोन मिलता है, पर उसमें लोन अमाउंट भी छोटा है, क्वासी इक्विटी नेचर है। कुछ बैंक स्पेशल केसेस में 7 से 8 साल तक दे देते हैं अगर मशीन बहुत महंगी है और तुरंत उससे रिटर्न धीरे धीरे आएगा, जैसे कोई पावर प्लांट इक्विपमेंट हो या ज़रूरत के हिसाब से। अगर लोन में मोरेटोरियम शामिल है तो कुल पीरियड में वो भी जुड़ जाता है, जैसे 5 years प्लस 6 month इज मोरेटोरियम, तो टोटल पीरियड विल बी 5.5 ईयरली। दूसरी तरफ छोटे लोन जो 1 साल से कम के लिए भी होते हैं, पर वो वर्किंग कैपिटल कैटेगरी में आ जाते हैं। ज़्यादातर मशीन के लिए कम से कम 2 से 3 साल तो देते ही हैं, ताकि ईएमआई ज़्यादा भारी ना पड़े। टेन्योर का चुनाव हमें करने दिया जाता है या बैंक तय करता है इसे? काफ़ी हद तक बोरोवर प्रपोज करते हैं, लेकिन बैंक बोरोवर का कैश फ्लो देखकर फाइनल करता है। बोरोवर बोल सकता है मुझे 3 साल में निपटाना है, बैंक बोलेगा ठीक है पर ईएमआई इतनी बनेगी। बोरोवर यदि अफोर्ड कर पाएगा, अगर हाँ तो बढ़िया, वरना वो सलाह देंगे कि 5 साल ले लो ताकि ईएमआई कम हो। बोथ सर्कमस्टेंसेस के प्रोस कॉन्स बताओ, कम ड्यूरेशन वर्सेस लॉन्ग ड्यूरेशन। बिल्कुल, शॉर्ट टेन्योर ईएमआई बड़ी होगी पर बोरोवर इंटरेस्ट कम दोगे कुल मिलाकर, और जल्दी डेट फ्री हो जाओगे। ये सब अच्छा है जब बिजनेस स्ट्रॉन्ग है और बोरोवर कर्ज का बोझ लंबा नहीं रखना चाहता। लॉन्ग टेन्योर ईएमआई छोटी हो जाती है, कैश फ्लो पर दबाव कम पड़ता है, पर लंबा समय तक ब्याज देते रहते हैं तो कुल इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा होगा। ये सेफ्टी प्ले है जब इनकम अभी अनसर्टेन है या बिजनेस को टाइम चाहिए मशीन से फ़ायदा कमाने में। एक तरह से सोचो, ईएमआई को शादी की तरह निभाना है। शॉर्ट टेन्योर मतलब छोटी शादी, जल्दी तलाक, लोन खत्म, लेकिन मेंटेनेंस ईएमआई ज़्यादा हर महीने। लॉन्ग टेन्योर मतलब लंबी शादी, प्यार नफरत के साथ निभाते रहो, ईएमआई को छोटे छोटे गिफ्ट पेमेंट देकर। आपने तो ब्याज की शादी कर दी, लेकिन उदाहरण मस्त है, हमारे दर्शक रिलेट कर सकेंगे इससे। थैंक्स। और ध्यान रहे, कई बैंक लॉन्ग टेन्योर देने से थोड़ा हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें भी जल्दी पैसा घुमाना रहता है, मगर अगर प्रोजेक्ट मजबूत हो तो दे देते हैं। सिडबी जैसे इंस्टीट्यूशन लॉन्ग टर्म टेन्योर आसानी से देते हैं, उनके मिशन का हिस्सा है सपोर्ट करना। समझदारी यही है कि लोन की पीरियड सोच समझकर चुनो, ईएमआई कैलकुलेटर से खेलो, देखो कितनी ईएमआई में तुम्हें आराम है और कुल ब्याज कितना जा रहा है। दोनों का बैलेंस सही से लगा तो वही टेन्योर ठीक है। कुछ लोग जल्दबाजी में शॉर्ट टेन्योर रख लेते हैं और फिर ईएमआई बोझ बन जाती है, इसे अवॉइड करें। करेक्ट, बैंकर भी यूजुअली यही गाइड करेंगे। सो अपना कैश फ्लो प्रोजेक्शन बनाकर रखना जब अप्लाई करो, उससे उन्हें भी ट्रस्ट होता है कि इस अवधि में यू कैन पे कंफर्टेबली। हाँ, इसको मैं एक और माध्यम से समझाता हूँ। मेरे क्लाइंट थे, उनका डिस्क बनाने का काम था, उनको एक कॉर्पोरेट से बल्क ऑर्डर मिला रेगुलर बेसिस पर। इसके लिए उनको 8 करोड़ की मशीनरी की रिक्वायरमेंट। हमने उनको लोन सिडबी से अरेंज करा के दिया, लेकिन कंडीशन सिडबी ने ये डाली कि वाइट लेबर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जो वो अरेंज नहीं कर पाए। उन्होंने विदाउट हमारे कंसल्टिंग के अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन 8 करोड़ के उठा लिए, जिसका टेन्योर सिर्फ 36 मंथ का था और इंटरेस्ट रेट लगभग 18% का था। उस पैसे से उन्होंने मशीन ले ली और अपना काम चालू कर दिया, लेकिन 6 महीने के बाद वो उन लोन्स की ईएमआई नहीं दे पाए क्योंकि टेन्योर बहुत कम था और इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा था, और अंततः उनको अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ गई। तो इसीलिए जब भी लोन के लिए अप्लाई करें,
अपने कैश फ्लो को ज़रूर चेक कर लें और उसी के हिसाब से अपने टेन्योर को चुनना चाहिए। ग्रेट, नाउ मूविंग ऑन टू एक बहुत ही काम की बात, सरकार कोलेटरल फ्री स्कीम्स। आपने बीच बीच में CGTMSE का जिक्र किया है, अब डिटेल में बताते हैं इसे। कोलेटरल ना हो और फिर भी लोन चाहिए, ये तो जादू जैसा लगता है, पर सरकार ने शायद ऐसा जादू करके रखा है CGTMSE के रूप में। इसके बारे में डिटेल में बताएं और कोई स्कीम है क्या, ये बताएं। हाँ, CGTMSE मायने क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। ये MSME इंडस्ट्री और सिडबी की संयुक्त पहल है। इसके तहत सरकार एक ट्रस्ट फंड से बैंकों को गारंटी देती है कि भाई तुम बिना गिरवी के छोटे बिजनेस ओनर को लोन दे दो। अगर वो डिफॉल्ट कर गया तो 75% तक लोन का हम भरपाई कर देंगे। इससे बैंक का डर कम हो जाता है और वो कोलेटरल फ्री लोन देने को तैयार हो जाते हैं। वाह, मतलब सरकार गारंटर बन जाती है हमारे लिए। नाइस जी। शुरू में कई सालों तक इस स्कीम के तहत 2 करोड़ तक के बिजनेस लोन कवर होते थे। मतलब बैंक 2 करोड़ तक बिना कोलेटरल के दे सकता है अगर वो CGTMSE स्कीम के तहत रजिस्टर्ड कर दें लोन को। अब सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया है, यानी काफी बड़ा अमाउंट तक बिना सिक्योरिटी लोन संभव है। 5 करोड़ बिना गिरवी, वाह, सुनने में तो ड्रीम कम ट्रू जैसा है MSME के लिए। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली बैंक 5 करोड़ तक बिना सिक्योरिटी लोन देने में भी हेजिटेट करते हैं। अगर केस कमजोर हुआ तो ये कोई ऑटोमेटिक इंटाइटलमेंट नहीं है कि सीधे मांगो तो 5 और 10 करोड़ तक का लोन बोरोवर को मिल जाएगा। अगर इसके लिए प्रपोजल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिजनेस वायबल होना चाहिए, पिछले रिकॉर्ड अच्छे होने चाहिए। CGTMSE सिर्फ एश्योरेंस है बैक एंड पर और इसका एक कॉस्ट भी होता है। बैंक बोरोवर को एक गारंटी फीस चार्ज करेगा सालाना कुछ 1 से 2% के बीच। वो CGTMSE को प्रीमियम देता है। कुछ बैंकों में ये खर्चा बोरोवर से लिया जाता है, कुछ खुद एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, वो तो सही है, थोड़ी फीस देनी पड़ेगी इंश्योरेंस जैसे। अब दूसरी बड़ी स्कीम मुद्रा योजना। इसमें शिशु कैटेगरी में 50,000 तक का लोन मिलता है। किशोर कैटेगरी में 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है और तरुण कैटेगरी में 5 लाख से 10 लाख के अंडर लोन दिए जाते हैं बिजनेस को बिना किसी कोलेटरल के, क्योंकि ये भी सरकार सपोर्टेड है। मुद्रा लोन मेनली छोटे दुकानदार, रेडी पटरी वाले, छोटे मैन्युफैक्चरर इत्यादि के लिए है। मशीन खरीदने के लिए भी 5 से 10 लाख तक का मुद्रा लोन लिया जा सकता है। अगर बोरोवर माइक्रो इंटरप्राइजेज हो, ब्याज भी ठीक ठाक रहता है, 9 से 12% के आसपास, और प्रोसेस थोड़ा आसान करने की कोशिश रहती है। हालांकि लोग कहते हैं बैंक मुद्रा के नाम पर गोलमोल करते हैं कभी कभी। नाम तो बहुत सुना है मुद्रा का। मुद्रा लोन योजना में 10 लाख तक का बिना गारंटी लोन एडवर्टाइजमेंट भी आता है। अगर आपको रिक्वायरमेंट छोटा है तो पहले इसको एक्सप्लोर करो। बिल्कुल। इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया स्कीम है। इसके तहत SC/ST वुमेन इंटरप्राइजेज को 10 लाख से 1 करोड़ तक का गवर्नमेंट सपोर्टेड लोन मिलता है ग्रीनफील्ड नया बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए। ये भी मोस्टली गारंटी स्कीम कवर्ड होते हैं। CGTMSE या सरकार खुद गारंटी देती है तो कोलेटरल की आवश्यकता नहीं होती या बहुत नॉमिनल होती है, लेकिन ये SC/ST या वुमेन स्पेसिफिक है, सबके लिए नहीं है। गुड टू नो। और कोई जैसे कोविड टाइम पर कुछ आया था ECLGS वगैरह? हाँ, ECLGS कोविड के दौरान लाई गई थी, जहां सरकार 100% गारंटी दे रही थी एग्जिस्टिंग लोन का 20% एक्स्ट्रा जितना। बहुत सारे MSME ने उनका लाभ उठाया। बिना कोलेटरल के एक्सटेंशन मिला वर्किंग कैपिटल लोन में। वो अब नया अप्लाई करने वालों के लिए रिलीवेंट नहीं है, क्योंकि वह स्पेशल वन टाइम स्कीम थी, मगर जिसको मिला उन्होंने सराहा जरूर उसको। तो मेन 2 हीरो यही है, CGTMSE और मुद्रा, जो प्रैक्टिकली हर तरह के MSME को कवर कर सकते हैं।
इनका फायदा उठाने के लिए क्या करना होगा? करना कुछ नहीं, जब बोरोवर बैंक में लोन अप्लाई करे तो पूछो कि सर ये लोन CGTMSE कवर में ला सकते हैं या नहीं, मेरे पास गिरवी करने के लिए कुछ नहीं है। बैंक खुद डिसाइड करेगा। अगर बोरोवर का केस ठीक है तो उसी स्कीम में प्रोसेस करेगा। मुद्रा के लिए तो बोरोवर सीधे बोल सकता है मुझे मुद्रा लोन चाहिए, उसका अलग फॉर्म ही होता है। सो दोस्तों, कोलेटरल फ्री लोन पूरी तरह पॉसिबल है, सरकार बैकिंग देती है। हैंस डोंट लॉस होप अगर आपके पास गिरवी रखने को कुछ नहीं है। और हाँ, डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस में स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है ताकि बैंक को यकीन हो आप डिफॉल्ट नहीं करोगे। सही बात। एक प्रैक्टिकल सलाह, अगर कोलेटरल नहीं है तो क्रेडिट स्कोर, बैंक स्टेटमेंट, ऑर्डर बुक सब कुछ स्ट्रॉन्ग दिखाओ। बैंक को अल्टरनेट कंफर्ट देना होगा कि हाँ भाई बिजनेस अच्छा चल रहा है, पैसा डूबेगा नहीं। जी गुरुजी, चलिए अब जरा ब्रॉडर पिक्चर की बात करते हैं कि इंडिया में मशीन लोन की ज़रूरत क्या और क्यों है और इसका इम्पैक्ट क्या है। थोड़ा फिलोसॉफिकल हो जाते हैं, इतना क्यों जोर दे रहे हैं हम मशीन लोन पर? इंडिया में मशीनरी में इन्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है और क्यों लोन इसमें की रोल निभाता है? देखो, MSME सेक्टर हमारी इकोनॉमी की रीढ़ है। करोड़ों रोजगार, GDP का बड़ा हिस्सा, एक्सपोर्ट में तो लगभग 45% योगदान MSME का है। लेकिन चैलेंज ये है कि हमारे कई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पुराने तरीके से काम कर रहे हैं, आउटडेटेड मशीनरी, मैनुअल प्रोसेस, जिससे प्रोडक्टिविटी कम है। अब ग्लोबल मार्केट में या बड़ी कंपनियों से टक्कर लेने के लिए इन्हें अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी ही पड़ेगी। यहाँ आता है मशीन का रोल। सही, तो कोई मैनुअल लेवल में से एक दिन में 100 यूनिट्स बनाता है, मशीन लगा लो तो 100,000 यूनिट्स बना सकता है। स्केल और एफिशिएंसी तुरंत। बिल्कुल, पर मशीनें सस्ती नहीं आती। एक छोटी सी CNC मशीन भी 20 से 30 लाख रुपए की आ सकती है। सोफिस्टिकेटेड खाद बनाने का प्लांट करोड़ों में आता है। ज़्यादातर स्मॉल एंटरप्राइजेज के पास इतना कैश नहीं होता हाथ में, और इंटरनल एक्रूअल से खरीदने जाओगे तो 10 साल लग जाएंगे पैसा जोड़ने में, तब तक मार्केट निकल जाएगी। इसीलिए एक्सटर्नल फंडिंग, लोन लेना जरूरी है। लोन के जरिए वो अभी मशीन लगा लेते हैं और उसकी भरपाई से किस्त चुकाते रहते हैं। एक तरह से कमाओ और चुकाओ मॉडल हो जाता है। ये तो ग्रोथ का इनेबल हुआ। कई लोग लोन लेने से डरते हैं, सोचते हैं कर्ज है, बुरा है, पर बिजनेस में कंट्रोल डेट लेकर एसेट्स बनाना एक स्मार्ट मूव है। सोच समझ के करना चाहिए। सही कहा। अगर किसी बिजनेस ने अच्छा प्लान बनाया है कि मशीन लगाकर उत्पादन 50% बढ़ाएंगे या लागत 30% घटाएंगे, तो लोन लेना बिल्कुल प्रॉपर है उसी एसेट्स के लिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर लोन के ब्याज से ज़्यादा है तो बिल्कुल लेना चाहिए। और बड़े लेवल पे देखें तो जब MSME नई मशीन लगाते हैं उनकी क्वालिटी सुधरती है, प्रोडक्शन बढ़ता है और इन सब से मिलकर देश की इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस होती है। हमारे प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन कर पाते हैं। मेक इन इंडिया जैसे कैंपेन्स भी तो यही इंकरेज करते हैं कि छोटे उद्योग बढ़े, मॉडर्न बने। एग्जैक्टली, इसीलिए सरकार भी इंटरेस्ट सबवेंशन, सब्सिडी ये सब दे रही है ताकि लोग मशीन लगाएं। हम चीन से कॉम्पिटिट तभी कर पाएंगे जब हमारी फैक्ट्रियां भी ऑटोमेट होंगी और इफिशिएंट होंगी, और ऑटोमेशन की चाबी है इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी। वाह, आज तो नॉलेज प्लस देशभक्ति दोनों की फील आ रही है। हाँ, पॉडकास्ट धीरे धीरे देश हित पर पहुंच गया, पर पॉइंट घर कर गया होगा। मशीन लोन एक जरूरी टूल्स है MSME ग्रोथ के लिए। मैं तो कहूँगी अगर आपको अपने बिजनेस में ठहराव लग रहा है, आउटपुट नहीं बढ़ रहा, मैन पावर से काम नहीं चल रहा, तो जरा सोचिए कोई मशीन लगाकर क्या आप अपने काम को जल्दी और बेहतर बनाया जा सकता है? और अगर हाँ तो लोन लेकर मशीन लाओ, आगे बढ़ो। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है पर हो सकता है गेम चेंजर साबित हो। बिल्कुल,
कई सक्सेस स्टोरी मिल जाएंगी जहाँ एक छोटी वर्कशॉप ने मशीन लगाई और 2 साल में उनका टर्नओवर डबल हो गया। तो अपनी ग्रोथ करो, ना रुको। पैसे की दिक्कत है तो हम जैसे समझदार फाइनेंसर से बात करो, रास्ते निकालो। तभी तो कहते हैं पूंजी की कमी से सपने मत रोको, बैंक से हाथ मिलाओ और छलांग लगाओ। बहुत बढ़िया। और अगर बोरोवर को लगता है ये मैसेज औरों तक जाना चाहिए तो शेयर मारो इस वीडियो को अपने एंटरप्रेन्योर ग्रुप में। अब प्रैक्टिकली जान लेते हैं करना क्या है। अप्लाई करें मशीन लोन के लिए। ठीक है जी, मन बना लिया लोन लेने का। अब स्टेप्स क्या हैं अप्लाई करने के? थोड़ा प्रैक्टिकल गाइड दे दो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सिनेरियो में। श्योर, काफी कुछ हम पैसे मिलने की प्रक्रिया में कवर कर चुके हैं, तो यहाँ फटाफट पॉइंट वाइज बताते हैं अप्लाई करने का तरीका। खुद होमवर्क करो। पहले दिन बैंक मांगने से पहले इंटरनली तैयारी कर लो। कितना लोन चाहिए, कौन सी मशीनरी खरीदनी है, ब्रांड, मॉडल, कॉस्ट जानकारी जुटाओ। खुद कितना पैसा लगा सकते हो, ईएमआई कितनी कैरी कर सकते हो, ये सब सोचकर प्लान बना लो। जितना क्लियर विजन होगा बैंक वाले उतनी गंभीरता से लेंगे। इसके बाद सही लेंडर चुनो। आसपास के बैंक्स, एनबीएफसी का पता करो कौन एमएसएमई लोन में एक्टिव है। अगर बोरोवर का करंट अकाउंट किसी बैंक में है तो वहां बात शुरू कर सकते हो। साथ में 2-3 जगह और इंक्वायरी कर लो रेट वगैरह के लिए। ऑनलाइन बहुत सी साइट्स हैं जहां इंटरेस्ट रेट कंपेयर कर सकते हो। सरकारी पोर्टल पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट्स पर अप्लाई करोगे तो एक साथ कई बैंक्स इवेलुएट करते हैं, तो मैं वो भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप, डॉक्यूमेंट तैयार करो। जैसा पहले बताया, अपने केवाईसी, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, पिछले 2 से 3 साल का फाइनेंशियल डाटा, बैंक स्टेटमेंट एक्सेट्रा सब एक फोल्डर में रेडी करो। डिजिटल पीडीएफ बना लो ताकि ऑनलाइन अपलोड करने में आसानी हो। मशीन का कोटेशन जरूर लो सप्लायर से। उसमें मशीन की पूरी स्पेसिफिकेशन, प्राइस, टर्म्स लिखे होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, बिना इसके मशीन लोन आगे नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट स्टेप, एप्लीकेशन फाइल करो। अब या तो बैंक या एनबीएफसी के ब्रांच में जाकर फॉर्म भरो या उनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरो। ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो वे अगले स्टेप के लिए रिप्रेजेंटेटिव से कांटेक्ट करेंगे। ब्रांच जाओगे तो वहाँ सीधे ले लेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में पूरा डिटेल भरो, बिजनेस का नेचर, टर्नओवर एनुअली क्या है, प्रॉफिट क्या है, मशीन डिटेल्स, कोलेटरल या नहीं है या आदि। नेक्स्ट स्टेप, डिस्कशन करो। एप्लीकेशन के बाद बैंक वाले बोरोवर से बातचीत करेंगे। एक तरह का इंटरव्यू होता है। घबराओ नहीं, ईमानदारी से सब बताओ बिजनेस के बारे में। पैशन से बताओ कि क्यों मशीन चाहिए, कैसे रिपेमेंट करोगे। ये सॉफ्ट एक्सपेक्ट ही काम आता है। क्वेश्चन जैसे मशीन से कितनी बढ़ोतरी एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रोडक्शन में, किस मार्केट को टारगेट करोगे, पहले भी लोन लिया है तो उसका ट्रैक कैसा है, इसकी तैयारी करके जाओ। नेक्स्ट स्टेप, फॉलो अप। अप्लाई करके भूल मत जाना, बैंक को हल्का सा फॉलो अप करना पड़ता है, खासकर सरकारी बैंक में तो जरूर। सर प्रोग्रेस हुआ क्या, कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए तो बताइए। दिस शोज यू आर सीरियस एंड कीप देम ऑन टोज। लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ोन भी मत करो कि उन्हें इरिटेशन होने लगे। बैलेंस रखो। नेक्स्ट, सैंक्शन मिलने पर कंपैरिजन करो। अगर बोरोवर ने एक से अधिक अप्लाई किया और 2 जगह से हाँ मिल गई तो ठंडे दिमाग से दोनों के ऑफर कंपेयर करो। इंटरेस्ट रेट, टेन्योर, कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, प्रोसेसिंग फीस, प्रीपेमेंट चार्जेस, पेनल्टी आदि, और सर्विस फैसिलिटी सब देखो। जो बेहतर हो उसे फाइनल करो, दूसरे को मना कर दो। नेक्स्ट स्टेप, डॉक्यूमेंटेशन। चुने हुए ऑफर का सैंक्शन लेटर साइन करके बाकी फॉर्मेलिटी निपटाओ। लीगल डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ो। कोई शर्त अटपटी लगे तो पूछो। अगर भाषा समझ नहीं आती तो किसी सीए या वकील से समझ लो। साइन बिना सोचे समझे मत करो। ईएमआई, इंटरेस्ट, टेन्योर, अमाउंट सब ठीक लिखा है ना, वेरीफाई कर लो। नेक्स्ट, मशीन ऑर्डर और इंस्टॉलेशन। लोन फॉर्मेलिटी पूरे होते ही मशीन का ऑर्डर प्लेस करो अगर पहले से नहीं किया था। बैंक से कोऑर्डिनेट करके पेमेंट रिलीज करवाओ सप्लायर को। मशीन आ जाए तो बैंक को भी सूचित कर दो कि मशीन आ गई है, काम शुरू हो गया है। कभी कभी वो आके विजिट भी करते हैं। पोस्ट डिसबर्समेंट इंस्पेक्शन होता है।
नेक्स्ट, समय पर ईएमआई ऑन मॉनिटरिंग। इसके बाद बोरोअर का काम है सिर्फ ईएमआई टाइम पर भरना। बोरोअर को ऑटोमेटेड ईसीएस सेट करवाना चाहिए। बस इंश्योर करो कि अकाउंट में पैसे रहें हर महीने। साथ ही बिजनेस से उस मशीन का बेस्ट यूज निकालो ताकि कमाई बढ़े और लोन बोझ नहीं लगे। अगर भविष्य में कोई दिक्कत आती है ईएमआई देने में तो समय रहते बैंक से बात करो। हो सकता है वो किस्त टाल दे, आगे बढ़ा दे या कोई समाधान निकाले। पॉइंट्स नोट्स हो गए भाई। और सच बताऊं, ये सारी चीज़ें इतनी सरलता से आपने बता दी कि जिसने आज तक लोन अप्लाई नहीं किया था वो भी समझ गया होगा कि अब क्या करना है। थैंक्स मुझे नहीं, थैंक्स ईयर ऑफ राइटिंग लोन एप्लीकेशन। मजाक कर रहा हूँ, मैंने अपने क्लाइंट के साथ बहुत ही ये प्रोसेस किया है तो प्रैक्टिकली क्या होता है पता है। कोई भी काम आसान नहीं होता और लोन लेना भी नहीं। कौन कौन सी कॉमन मुश्किलें आ सकती हैं मशीन लोन के सफ़र में और हम जैसे जुगाड़ू लोग उनको कैसे हल कर सकते हैं? सही का, दिक्कतें आ सकती हैं। डॉक्यूमेंट की कमी, बहुत बार स्मॉल एंटरप्राइजेज के पास पूरे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं होते या टाइम पर नहीं मिलते। समाधान है पहले से तैयारी करो और अगर कुछ नहीं है तो सीए से प्रोविजनल बनवा लो या अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट दो। जैसे आईटीआर नहीं भरा तो जीएसटी रिटर्न दिखाओ, जीएसटी नहीं है तो सेल रजिस्टर दिखाओ। बैंक को किसी तरह बोरोअर के बिजनेस के प्रूफ ऑफ वॉल्यूम चाहिए होते ही है। अगर क्रेडिट स्कोर कम है, मान लो 650 है, तो सीधा रिजेक्ट हो सकता है या हाई इंटरेस्ट पर ऑफर आएगा। समाधान है अप्लाई करने से 3 से 6 महीने पहले से अपने क्रेडिट प्रोफाइल सुधारो। जितना भी पुराने छोटे कर्ज या क्रेडिट कार्ड बकाया है निपटा दो। अगर कोई गलती से गलत एंट्री है रिपोर्ट में तो उसे सुधरवाओ। हाँ, सिविल में कभी कभी गलतियां हो सकती हैं। अगर स्कोर कम है, जेन्युइन रीजन है से तो बैंक को लिखित में एक्सप्लेन कर दो और को एप्लीकेंट जोड़ लो ताकि क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी हो। यदि कोलेटरल की कमी है, प्रॉपर्टी या सिक्योरिटी नहीं है तो कुछ बैंक मना कर देंगे। समाधान वही, गवर्नमेंट स्कीम का इस्तेमाल करो जैसे CGTMSE स्कीम या फिर NBFC ट्राई करो जो कोलेटरल फ्री लोन देते हैं। दूसरा समाधान, कोई फैमिली मेंबर जिसके पास प्रॉपर्टी है उसे गारंटर बना लो या उनकी कोलेटरल ऑफर कर दो। बड़े केसेस में पेरेंट्स या सिबलिंग मदद करते हैं, लेकिन इसमें कॉशियस है, भरोसेमंद रिलेशन होना चाहिए और केयरफुली लीगलिटी करें। कभी कभी ब्याज दर बहुत हाई ऑफर हो सकती हैं, यह भी एक चैलेंज ही है। अगर बैंक ने बोला 20% पे देंगे लोन, समाधान है निगोशिएशन के अलावा बोरोअर कोशिश करे कोई दूसरा लेंडर ढूंढने की जो कम पर दे या थोड़ा इंतजार करके बिजनेस मैट्रिक्स सुधार कर दोबारा अप्लाई करें। समटाइम नो लोन इज बेटर देन ए वेरी एक्सपेंसिव लोन, वरना कमाई से ज़्यादा ब्याज खा जाएगा। बोरोअर ईएमआई कैलकुलेट करके देखो कि मशीन की वजह से कितना प्रॉफिट बढ़ेगा और ईएमआई ब्याज कितना है, और अगर उल्टा क्रेडिट लग रहा है तो डील मत लो अभी। मान लो अर्जेंटली मशीन चाहिए थी पर बैंक लटकाए जा रहा है, कभी कभी अप्रेजल में देर, कभी लोन कमेटी नहीं बैठी वगैरह। समाधान, एक तो पैरेलल दूसरी जगह अप्लाई करके रखो, प्लान बी। दूसरा, हाई ऑफिसर से संपर्क करो, बैंक के मैनेजर से ऊपर जोनल ऑफिसर को मेल रखो पोलाइटली कि हमारा केस अर्जेंट है, काइंडली इसको तेजी से चलाएं। सरप्राइजिंगली कभी कभी काम चल जाता है इससे। तीसरा, अगर बहुत ही ज़रूरत है तो इंटरिम में कोई NBFC से वर्किंग कैपिटल लोन लेके काम चला लो और बाद में मशीन लोन से उसे रिप्लेस कर दो। थोड़ी महंगी टेक्निक है बट फॉर सेविंग ऑर्डर डेडलाइन इज माइट हेल्प। हाँ, यदि लोन रिजेक्ट हुआ तो ये भी एक बड़ी मुश्किल है। अगर अप्लाई किया और रिजेक्ट हो गया, कारण पूछो तो कुछ नहीं बताया। बैंक अक्सर प्रिसाइज रीजन नहीं बताते। समाधान है घबराओ मत, हार मत मानो, तुरंत दूसरे लेंडर को कोशिश करो, लेकिन उससे पहले अपने बैंकर से ईमानदारी से पूछो कहाँ कमी रह गई, क्या डॉक्यूमेंट कम थे, क्रेडिट हिस्ट्री गड़बड़ थी, बिजनेस नया था। जो भी कारण हो उसे एड्रेस करने की कोशिश करो। पॉसिबली 3 से 6 महीने मेहनत करके
उस कमी को कम कर लो और फिर अप्लाई करो। छोटा लोन लेकर शुरू करो यदि बड़ा रिजेक्ट हुआ है। स्टेप बाय स्टेप ट्रस्ट बनाओ। फाइनेंस वर्ल्ड में जैसे पहले 5 लाख का लोन ले लिया, चुकाया, फिर 20 लाख का अप्लाई करो। ये तो बहुत काम की सलाह है। ना कहें तो सुनो ना, पर मानो ना। मतलब एक बार ना सुनकर हताश नहीं होना, आगे ट्राई करते रहना है स्ट्रेटेजी बदल कर। एंटरप्रेन्योर्स के लिए परसिस्टेंस सबसे ज़रूरी क्वालिटी है। बिल्कुल, और नेटवर्क की पावर यूज करो। अपने जान पहचान के बिजनेसमैन से पूछो कि किस बैंक ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, किसने टाल मटोल की। कभी कभी किसी ब्रांच मैनेजर से पर्सनल इंट्रोडक्शन हो तो काम जल्दी हो जाता है। अनऑफिशियली थॉट, हमारे देश में कनेक्शन काम आते हैं, इसका पॉजिटिव यूज कर सकते हैं। हाँ भाई, जुगाड़ पावर है। और एक हल और, अगर बैंक लोन नहीं दे रहा और आप फंडामेंटली विश्वास करते हैं कि अपने आइडिया पर, तो हो सकता है आप किसी इन्वेस्टर से पैसे ले लो मशीन लगाने के। ऑल्थो वो महंगा सौदा होता है इक्विटी देना, पर आखिरी उपाय के तौर पर सोचा जा सकता है अगर लोन बिल्कुल ही नहीं मिल रहा। सही कहा, विकल्प हमेशा रहते हैं। बैंक ए नहीं तो बी, बैंक नहीं तो एनबीएफसी, वो नहीं तो सरकारी स्कीम, वो भी नहीं तो प्राइवेट इन्वेस्टर। बस बोरोवर को लगे रहना पड़ेगा। उम्मीद है अब अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप घबराएंगे नहीं, हमारे बताए गए नुस्खों को अब आजमाएंगे। अब बात करते हैं थोड़े रिस्क की। लोन लेना यानी रिस्क उठाना, इसमें दो राय नहीं। तो मशीन लोन में बोरोवर्स के नजरिए से क्या खतरे हैं, हमें बुरा भी सोचना चाहिए कभी कभी, ताकि उसके लिए तैयार रहें। बिल्कुल, अच्छे जनरल मानते हैं कि सबसे खतरनाक सोच है कोई खतरा नहीं, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या रिस्क है। बिजनेस ना चला तो सबसे बड़ा रिस्क, मशीन लाकर भी बिजनेस उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ा तो ईएमआई कैसे भरोगे। मशीन इटसेल्फ कैन नॉट जनरेट मनी अनलेस ऑर्डर्स है। अगर बाजार डाउन चला गया या मशीन से उतना फायदा नहीं निकला जितना सोचा था, तो बोरोवर कर्ज में फंस सकता है। डिफॉल्ट की नौबत आ सकती है, जिससे बैंक कोलेटरल जब्त कर सकता है। इससे सिविल स्कोर वगैरह भी खराब होगा। कभी कभी जोश में लोग ज़रूरत से ज़्यादा लोन ले लेते हैं, बड़ी मशीन, बड़ी किस्तें, फिर कैश फ्लो दब जाता है। पैसा आते ही खर्च करने लगते हैं सोचकर कि लोन के पैसे हैं, और असली बिजनेस जनरेशन पर उतना ध्यान नहीं देते। ये रिस्क है कि ईएमआई का प्रेशर बिजनेस को तोड़ ना दे। अगर फ्लोटिंग रेट पर लोन है तो इकोनॉमी के हिसाब से ब्याज दर बढ़ सकती है। जैसे आरबीआई रेट बढ़ाएगा तो अगले साल बोरोवर की ईएमआई 5% बढ़ सकती है। इस पर बोरोवर का कंट्रोल नहीं, बट रिस्क है। अभी भी इंटरेस्ट साइकिल ऊपर की तरफ था, तो कई लोन महंगे हो गए पिछले 1-2 साल में। बोरोवर ने नई फैंसी मशीन तो ले ली, लेकिन चलाने के लिए स्किल ऑपरेटर नहीं मिला, या मशीन में भी कोई दिक्कत आ गई। ऐसी हालत में भी बिजनेस प्रोजेक्शन गड़बड़ा सकता है। मशीन आइडियल पड़ी तो ईएमआई देते रहोगे खाली। एक्सटर्नल रिस्क भी हो सकते हैं, जैसे कोविड जैसा कुछ आ गया, लॉकडाउन हो गया, मशीन से बना माल बिका ही नहीं, फैक्ट्री बंद, लेकिन ईएमआई तो माफ नहीं हुई ना। ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स का जोखिम हमेशा रहता है। इससे हम कंट्रोलेबल नहीं मानते, पर अवेयर रहना चाहिए। सुनकर थोड़ा डर लगा, लेकिन ये तैयारी के लिए जरूरी है। तो फिर रिस्क मिटिगेट कैसे करें, कुछ पॉइंटर्स हैं इसमें? प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है। लोन लेने से पहले वर्स्ट केस सिनेरियो सोचो, क्या होगा अगर बिक्री 50% ही हुई उम्मीद से, तब भी ईएमआई भर पाएंगे। एक कंटिजेंसी प्लान रखो या थोड़ी बफर कैपिटल रखो कि 2-3 ईएमआई बिना कमाई के भी भर सको। अगर श्योर नहीं हो तो पूरे पैसे उधार लेने से बेटर है कुछ खुद लगाओ, कुछ छोटा मोटा लोन ले लो। पहले छोटे स्केल पर मशीन लगाकर देखो आउटपुट कैसा है, डिमांड कैसा है, बाद में अपग्रेड कर सकते हो। जैसे पहले सेकंड हैंड मशीन से शुरू किया जाए, जब ऑर्डर बढ़ गए तब नई मशीन लगा सकते हैं। मशीन का इंश्योरेंस जरूर करा लो, और बिजनेस का भी। कुछ पॉलिसी होती हैं जो लोन रिपेमेंट को भी इंश्योर करती हैं, जैसे बोरोवर की लाइफ इंश्योरेंस दैट कवर लोन अमाउंट, सो वर्स्ट केस में फैमिली पर बर्डन नहीं आए। रिस्क को डाइवर्सिफाई करो। अगर एक मशीन पर ही पूरा बिजनेस निर्भर है तो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन रखो, जैसे साइड में कुछ मैनुअल ऑर्डर भी
लेते रहो या अलग प्रोडक्ट लाइन भी रखो। दैट्स वाई इफ मशीन फेल और मार्केट फॉर दैट प्रोडक्ट डिप समथिंग एल्स सपोर्ट कैश फ्लो। अपने लोन को मॉनिटर करो। लोन लिया है तो हर महीने अपने फाइनेंशियल ट्रैक करो। सिर्फ साल एंड पर मत जागना। अगर दिखे कि लगातार 2 से 3 महीने लॉस हो रहा है या ईएमआई मुश्किल हो रही है, तुरंत उपाय सोचो। कॉस्ट कटिंग, मार्केटिंग पुश एक्सेट्रा। जरूरी हो तो बैंक से बात करके रीस्ट्रक्चर या टेन्योर बढ़ाने की कोशिश करो। ये तो एमबीए क्रैश कोर्स हो गया रिस्क मैनेजमेंट पर। सच में दोस्तों, रिस्क है तो इश्क है बोले था ना किसी फिल्म में। बिजनेस में भी रिस्क है तो ग्रोथ है, पर डिफरेंस ये है कि आंखें बंद करके नहीं, खुली आंखों से कैलकुलेट रिस्क लेना। सही कहा, ब्लाइंड प्यार मत कर लेना कर से, वरना आफ्टर इफेक्ट इश्क वाला लव नहीं, इश्क वाला दुख हो। वाह, मतलब लाइन ही पकड़ ली है आपने। रिस्क है तो इश्क है के जमाने गए, अब नया जमाना है। रिस्क है तो फिक्र है, कैलकुलेट करो फिर इश्क है। एकदम ऑन पॉइंट। सो बॉटम लाइन, लोन लो पर उससे जुड़े रिस्क समझ के और खुद को कुशन दो उन्हें हैंडल करने का, फिर नींद भी बढ़िया आएगी रात। अब माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं और देते हैं कुछ एक्सपर्ट टिप्स जो हमारी ईयर्स ऑफ नॉलेज को निचोड़ ले। सब जानकारी मिली, पर वो कहते हैं ना, तजुर्बे के कुछ मोती जो किताबों में नहीं मिलते। विकास जी, ऐसे कुछ टिप्स हमारे लिसनर के लिए बताएं ताकि मशीन लोन का सफर स्मूथ हो जाए। मैंने तो पहले भी काफी बता दिया है, फिर भी एक कंडेंस डिटेल बताता हूँ। टिप नंबर 1, बिजनेस प्लान बनाकर जाएं। केवल ये मत कहो क्यों मशीन चाहिए, क्योंकि चाहिए। एक छोटा सा प्रपोजल बनाकर ले जाओ कि मशीन लगाकर मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी बढ़ जाएगी, इस पे इतने खर्चे होंगे और इससे हमारी इतनी एस्टिमेटेड सेल बढ़ेगी। इससे बैंक को लगेगा बोरोवर ने सोचकर कदम उठाया है। इफ नीडेड किसी प्रोफेशनल से 2 से 4 पेज की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा लो। टिप नंबर 2, ज़्यादा उधार के चक्कर में मत पड़ो। जितना वाकई ज़रूरत हो उतना ही लोन ले लो। बाकी कभी कभी एलिजिबल लिमिट ज़्यादा बता देंगे, लो भाई 1 करोड़ तक मिल सकता है, पर बोरोवर अपने काम की चीज़ खरीदने तक ही सीमित रहो। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा जेब में आएगा तो मिसयूज होने का डर रहता है, बाद में सिर दर्द होगा चुकाना। टिप नंबर 3, प्रोसेसिंग फीस और छुपे हुए चार्जेस पर नज़र रखो। लोन के कागज में देखो कि प्रोसेसिंग फीस कितनी है। 0.5% से 2% तक कुछ भी हो सकती है। कोई एडमिन फीस, डॉक्यूमेंट चार्जेस, जीएसटी वगैरह सब जोड़ के समझो कि इफेक्टिव कॉस्ट क्या बन रही है। कभी निगोशिएशन में बैंक प्रोसेसिंग फीस आदि करने को राजी हो जाते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और प्रीपेमेंट पेनल्टी, देर से पेमेंट पर पेनल्टी, इंटरेस्ट, ये सब पूछ लो पहले से। टिप नंबर 4, किस्त पर भरो, ऑटो डेबिट सेट करो। शुरुआती कुछ ईएमआई ऑन टाइम जाने से बोरोवर की विश्वसनीयता बहुत बढ़ जाती है। फिर कोई दिक्कत आई तो बैंक सहयोग करता है, तो कोशिश करो शुरू से ये डिसिप्लिन दिखाने की। सबसे अच्छा है ईसीएस नेच सेट कर दो कि बैंक अपने बोरोवर अकाउंट से काट ले। बोरोवर भूल भी जाए तो भी किस्त चली जाएगी समय पर, बस अकाउंट में पैसे रखना मत भूलना। टिप नंबर 5, मशीन वर्किंग और मेंटेनेंस। ये थोड़े इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं, लेकिन मशीन लाकर उसे चलाने वाले स्किल ऑपरेटर भी रखो या मौजूद स्टाफ को ट्रेनिंग दिलवाओ। हाई टैग मशीन ले आए और कोई चलाने वाला ना मिला तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा। साथ ही मेंटेनेंस का खर्चा, एएमसी का प्रोविजन रखो अगर अपने बजट में। मशीन डाउन टाइम कम रहेगा तो ही बोरोवर ईएमआई कमा पाएगा। टिप नंबर 6, लोन लेते वक्त इंश्योरेंस पर ज़रूर विचार करें। बैंक अक्सर लोन के साथ इंश्योरेंस ऑफर करते हैं, जैसे मशीन का इंश्योरेंस या बोरोवर का लाइफ इंश्योरेंस, जो लोन कवर कर दे। अगर प्रीमियम फेयर है तो ले लेना चाहिए, खासकर लाइफ कवर लोन के। बाकी रहते किसी बोरोवर को कुछ हो ना जाए तो इंश्योरेंस से लोन पट जाएगा, परिवार पर बोझ नहीं आएगा। कई लोग इग्नोर करते हैं इसे, बट आई रिकमेंड कंसीडर इट सीरियसली। टिप नंबर 7, रिलेशनशिप बनाओ। बैंक्स या एनबीएफसी वालों से थोड़ा पर्सनल रिलेशनशिप भी रखो, थोड़ा फ्रेंडशिप, ओकेजनल कॉल मेल से आप अपनी अपडेट देते रहें कि मशीन सेटअप हो गई है, प्रोडक्शन शुरू हो गया है। इससे बोरोवर के सीरियसनेस और ट्रांसपेरेंसी का इम्प्रेशन जमता है।
अरे वाह, ये तो फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट की तरह बढ़ते जा रहे हैं आपके टिप। जोक्स अपार्ट, ईच वन इज गोल्डन। मैं भी 2 मज़ेदार टिप्स ऐड करना चाहूँगी। बोनस टिप 1, ना खाओ अकेले ना करो गम, यानी अपने सीए या फाइनेंशियल एडवाइज़र को शामिल करो इस प्रोसेस में अगर आपको फाइनेंस की भाषा नहीं आती। कई लोग बैंक से बात करने में नर्वस हो जाते हैं, तो अपने साथ किसी जानकार को ले जाओ या फिर कोई मेंटोर या इंडस्ट्री का जिनसे लोन लिया हो उनसे प्री डिस्कस कर लो। हम इंडियंस ग्रुप स्टडी में यकीन रखते हैं, वैसे ही समझो। बोनस टिप बी, सोशल मीडिया ग्रुप का फ़ायदा। आजकल व्हाट्सएप, एफबी पर एंटरप्रेन्योर्स के ग्रुप होते हैं। लिंक्डइन पर भी लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। एक बार उन पर टटोल लो कि किसको क्या दिक्कत आई लोन में, किसने कहाँ अप्लाई किया, कुछ हेल्पफुल इंसाइट मिल सकता है। बस हर सलाह को नमक के साथ लेना, सबका केस अलग अलग होता है। बोनस टिप्स कमाल के हैं। कोलैबोरेशन एंड कंसल्टेशन से चलोगे तो अकेले कमर टूटने वाला बोझ भी हल्का। ग्रेट, मुझे लगता है हमारे प्यारे लिसनर अब एक्सपर्ट बन चुके हैं काफी हद तक। अब फाइनल 2 सेगमेंट बचे हैं, सही लेंडर कैसे चुने और फिर हमारी मोटिवेशनल मजेदार एंडिंग रेडी। ऑप्शन की तो भरमार बताई हमने, बैंक, एनबीएफसी, सिफडी एक्सेट्रा। लेकिन असली सवाल, इनमें से अपना पार्टनर किससे बनाएं? लेंडर चुनते वक्त क्या ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि गलत जगह फंस जाएं, बाद में सर पकड़ के बैठें। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन। लोन लेने का मतलब 3 से 5 साल का रिलेशनशिप बैंक के साथ, तो लेंडर का चुनाव वैसा ही है जैसे शादी करने जैसा। कुछ बातों पर गौर करें। इंटरेस्ट रेट एंड फीस। सबसे पहले तो जो पैसे की बात है, कंपेयर द इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं अलग अलग। साथ में प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस आदि भी फैक्टर करो। कभी एक जगह रेट कम है पर फीस ज़्यादा है तो इफेक्टिव कॉस्ट बराबर हो सकती है दूसरी जगह से, तो सब मिलाकर तुलना करो। नेक्स्ट, टेन्योर एंड फ्लेक्सिबिलिटी। किसी लेंडर से तुम्हें मनमानी अवधि मिल रही है, कौन रिपेमेंट शेड्यूल में ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जैसे साल में एक बार ईएमआई बढ़ाने या घटाने का ऑप्शन या मोरेटोरियम दे रहा है, ये सब देखो। पब्लिक सेक्टर बैंक कभी कभी रिजिड होते हैं, फिक्स टेन्योर होता है, नो मोरेटोरियम, जबकि सिडबी, एनबीएफसी थोड़ा कस्टमाइज कर देते हैं। बोरोवर के बिजनेस के लिए जो अनुकूल है वो चुनो। कोलेट्रल की शर्तें चेक करो। अगर बोरोवर के पास गिरवी रखने को कुछ नहीं है तो उन लेंडर्स को शॉर्टलिस्ट करो जो कोलेट्रल फ्री लोन दे रहे हैं, सीजीटी एमएससी वाला लोन या एनबीएफसी अनसिक्योर्ड। अगर कोलेट्रल दे सकते हो और रेट सिग्निफिकेंटली कम मिल रहा है बैंक में, तो बैंक चुनो। मतलब ये जानो तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, सस्ता लोन या आसान लोन। कभी कभी सस्ता लोन लेकिन बगैर गिरवी नहीं मिलेगा। अगर सिक्योरिटी है तो पीएसयू सही, वरना महंगा सही पर बिना गिरवी एनबीएफसी सही। प्रोसेसिंग स्पीड चेक करो, क्या तुम्हें जल्दी फंड चाहिए? अगर हाँ तो देखो कौन तेजी से प्रोसेस कर रहा है, प्राइवेट बैंक या एनबीएफ। आमतौर पर तेज होते हैं। पीएसयू बैंक्स में 59 मिनट्स वाला पोर्टल थोड़ा तेजी लाया है, पर ग्राउंड रियलिटी में फिर भी 1 से 2 हफ्ते तो लगते हैं। सिडबी भी तेज इम्प्रूव कर रहा है, पर एनबीएफसी तो कुछ 3 से 4 दिन में ही निपटा देते हैं कभी कभी। तो अगर मशीन कल चाहिए, एनबीएफसी माइट बी योर चॉइस। अगर समय है और दरों की फिक्र ज़्यादा है तो बैंक लो। कुछ लेंडर्स खास इंडस्ट्री को समझते हैं, जैसे एक एनबीएफसी इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंस, वो मैन्युफैक्चरिंग एसएमईज को स्पेशलाइज करके लोन देता है। उनके बंदों को मशीन से लेकर फैक्ट्री का काम पता होता है, तो वो बोरोवर के बिजनेस को समझ के टेलर मेड एडवाइस भी देंगे। रिजेक्शन चांस भी कम है क्योंकि उन्हें सेक्टर पता है। दूसरी तरफ किसी छोटे बैंक के अफसर को बोरोवर के नए प्रोडक्ट की समझ ना हो तो वो रिस्क समझ के मना भी कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे लेंडर को प्रेफर करो जो बोरोवर के सेक्टर में कंफर्ट रखता हो। पता कैसे करें? उनकी क्लाइंट केस स्टडी, वेबसाइट या उनसे बात करके पूछ लो कि बोरोवर के जैसे बिजनेसेस को
फाइनेंस किया है पहले क्या नहीं। कस्टमर सर्विसेज एंड रिलेशनशिप को चेक करो, रिव्यू देखो कि उस बैंक या एनबीएफसी का व्यवहार कैसा था ग्राहकों के साथ। कहीं ऐसा ना हो पैसा तो दे दिया लेकिन बाद में किसी चीज़ के लिए गए तो सुनवाई नहीं। पीएसयू बैंकों में कभी कभी आफ्टर डिसबर्समेंट सपोर्ट थोड़ा ढीला होता है क्योंकि उनका काम हो गया, मगर प्राइवेट एनबीएफसी रिलेशनशिप मेंटेन रखते हैं उम्मीद में फ्यूचर बिजनेस का। टर्म एंड कंडीशन को चेक करो, कभी कभी कुछ लेंडर्स के टर्म बहुत टाइट होते हैं, जैसे एनबीएफसी बोल देगी अगर एक किस्त लेट हुई तो पूरा लोन डिफ़ॉल्ट माना जाएगा या हैवी पेनल्टी लगेगी, या बैंक बोल देगी हर साल के फाइनेंशियल दो वरना पेनल्टी। ये कंडीशंस को कंपेयर करो, जो एमिकेबल टर्म दे उसी को फॉलो, उसी को एक्सेप्ट करो। सर इतना एनालाइज करोगे तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, कोई क्विक तरीका बताओ। क्विक तरीका, 3 चीज़ों को रैंक दो, कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट और फीस को, कन्वीनियंस स्पीड और डॉक्यूमेंटेशन को, ट्रस्ट रिलायबिलिटी जिसके लिए बोरोवर कंप्रोमाइज कर सकता है उसे थर्ड पे रखो और जो सबसे ज़रूरी है उसे फर्स्ट पर। फिर देखो कौन लेंडर उस प्रायोरिटी को मीट कर रहा है। उदाहरण के लिए अगर बोरोवर के लिए ट्रस्ट और कम इंटरेस्ट कम कॉस्ट ज़्यादा मायने रखती है तो पीएसयू बैंक या सिडबी बेस्ट है, बस कन्वीनियंस थोड़ा मार्जिन पर रखो। अगर कन्वीनियंस सबसे ऊपर है, कॉस्ट सेकेंडरी, ट्रस्ट मॉडरेट, तो रेपुटेड एनबीएफसी या प्राइवेट बैंक अच्छा है। इस सेल्फ अवेयरनेस से चूज करना आसान होगा। वाह, आपने तो ये फॉर्मूला दे दिया ABCD वाला। मैं भी अब एक चुटकी लेना चाहूँगी। सही लेंडर वो होता है जो आपको सही लगे, मतलब गट फीलिंग भी काउंट करती है। समटाइम्स बैंक के ब्रांच जाओ और उनकी वाइब देखकर भी डिसीजन ले सकते हो। कहीं का स्टाफ बहुत हेल्पफुल लगा, कहीं वाला बोस्टफुल, तो जाहिर है पहले वाले से डील करना चाहोगे। सही है, आखिर 5 साल तक उनसे ही तो वास्ता रहेगा। और ये भी जोड़ना चाहूँगा, लोन लेते समय थोड़ी फ्यूचर थिंकिंग रखो कि कल को और पैसे चाहिए तो क्या लेंडर देगा आसानी से। अगर बिजनेस बढ़ाने की संभावना ज़्यादा है तो ऐसे बैंक से संबंध रखो जो आगे भी आपका साथ निभा सके। एकदम, वरना फिर नई जगह जाओगे तो शुरुआत से रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, तो इतना कहूँगा, सही लेंडर चुनना बार जीतने जैसा है। टाइम लगाकर कंपेयर करो, दूसरों के अनुभव पूछो और इन्फॉर्म डिसीजन लो। फटाफट में किसी एक के चक्कर में मत पड़ जाना। एडवर्टीजमेंट देख के यहाँ 7% शुरू लिखा देखा और भागे, अंदर गए तो टर्म्स कुछ और निकले। सब चेक करके ही फाइनल करना। जे हो, लगता है अब फाइनेंस सेगमेंट का समय आ गया है। हमने गाड़ी चलाना सिखा दिया, ट्रैफिक नियम सिखा दिए। अब यात्रा पे निकलने से पहले थोड़ा मोटिवेशन और फ्यूल ऑफ ह्यूमर भी भर दें ताकि सफ़र मज़ेदार हो। चले अंतिम पड़ाव की ओर। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक हमारे साथ बने हुए हैं तो समझ लो आपके अंदर एंटरप्रेन्योर्स बनने या अपने बिजनेस को ऊंचा उठाने की ज़बरदस्त आग है। अब अंत में मैं और विकास जी आपको देना चाहेंगे एक ज़ोरदार डोज मोटिवेशन का, ताकि मशीन लोन लेने का जो फैसला आप लेने जा रहे हैं उसमें 100% कॉन्फिडेंस महसूस करें। सबसे पहली बात, डरे मत। बिग इंडस्ट्री भी कभी न कभी बैंक के दरवाजे गए थे उधार लेने। ये सफ़र का हिस्सा, कोई क्षण की बात नहीं, ना ही डर की। कर्ज एक टूल है, जैसे बोरोवर की मशीन एक टूल होती है ग्रोथ का। बस उस टूल को सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। और अब तो बोरोवर को इसके सारे नट्स और बोल्ट्स पता है। जब भी मन में डर आए कहीं कर्ज के बोझ तले दब ना जाऊं, खुद से पूछो, क्या मैं इस पैसे से ऐसा कुछ बना सकता हूं जो बिना पैसे के नहीं बन पाता। अगर जवाब हाँ है और प्लान साफ है तो यकीन मानो तुम दबोगे नहीं, उभरोगे। भारतीय बिजनेस की मिट्टी में जुगाड़ और जुनून की खुशबू है। मुश्किलें आती हैं तो सॉल्यूशन भी हम निकाल लेते हैं। और याद रखें, सपने सजोए हैं तो साहस भी रखना पड़ेगा। रिस्क से डर कर अगर कदम पीछे खींच लोगे तो फिर वहीं रह जाओगे जहां आज हो। ग्रोथ चाहिए तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही होगा। आज हमने इतनी बातें की, सबका सार यही है, जानकारी लेकर समझदारी से लिया गया जोखिम इनाम लेकर आता है। बिल्कुल, और मैं कहना चाहूँगी अपने आप पे भरोसा रखो। बैंक तुम पर
तभी भरोसा करेगा जब तुम खुद अपने आइडिया पे कॉन्फिडेंस होगे। अगर बैंक ने ना भी कर दी तो भी अपने आप से ना मत कहना। आपने ठान ली होगी हर दिक्कत का हल है। कहीं बैंक, कहीं एनबीएफसी, कहीं सरकारी स्कीम। एक दरवाजा बंद होगा तो दूसरा खुलेगा। परसिस्टेंस इज की। चलो एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं। मेरे एक क्लाइंट थे नोएडा में, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते थे। 3 बैंकों ने उनका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट किया क्योंकि उनका बिजनेस नया था और कोलेटरल कुछ नहीं थी। कोई और होता तो हिम्मत हार जाता। उन्होंने क्या किया, चौथे बैंक में जाने से पहले अपनी फैक्ट्री का एक प्रोटोटाइप मॉडल बना के ले गए और दिखाया कि देखिए ये मशीन लगने के बाद मैं ऐसा आउटपुट दूंगा, ये मेरे कंफर्म ऑर्डर हैं। उस पैशन और तैयारी को देखकर मैनेजर भी इम्प्रेस हो गया और लोन सैंक्शन हो गया। आज वो साहब 5 साल बाद दूसरी फैक्ट्री खोलने की सोच रहे हैं। वाह, गजब। इस कहानी से यही सीख मिली, डटे रहो, जुगाड़ लगाओ, प्रूफ दो अपने विजन का, तो दुनिया मान ही लेती है। इन शॉर्ट, हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए बैंक। क्या बात कही। और जाते जाते एक बंडल ऑफ ह्यूमर भी खोल देते हैं। एक जनाब मशीन लोन लेकर आए बड़े खुश होकर। दोस्त को बोले, यार ईएमआई के साथ मेरी मशीन फ्री आई है। दोस्त ने पूछा, कैसे भाई? तो बोले, देख मशीन तो खरीदी 20 लाख की, 5 साल में बैंक को 25 लाख ईएमआई दूंगा, मतलब 5 लाख एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तो मशीन के साथ 5 लाख की ईएमआई मुफ्त मिल गई ना। ये तो मैथ्स का करिश्मा है भैया। नेगेटिव सोचना हो तो ऐसे सोच लो, पर असल में तो वो 5 लाख ब्याज है जो मशीन चलाकर ही कमाया जाएगा। पॉइंट्स ये है कि नेगेशन से मत देखो कि ब्याज देना पड़ेगा, अफर्मेशन से देखो कि इससे मेरा बिजनेस इतना कमाएगा कि ब्याज समेत फायदा होगा। नजरिए बदलते ही खेल बदल जाता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, अब समय हो गया बोरवर से विदा लेने का। आशा करता हूँ बोरवर्स को मजा भी आया होगा और ज्ञान भी। जाने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। अगर आपको भी हमारा ये पॉडकास्ट सुनकर थोड़ा भी इंस्पिरेशन और काम की सलाह मिली हो तो लाइक ठोक दो। हमें पता चलेगा कि आपके चेहरे पे स्माइल आई है। और कमेंट्स करके बताओ कि आपके बिजनेस का वो कौन सा सपना है जो आप मशीन लेकर पूरा करना चाहते हैं। कौन जानता है आपके कमेंट से किसी और को आइडिया और हिम्मत मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम बोरवर के लिए ऐसे ही ज्ञान मनोरंजन से भरपूर कंटेंट लाते रहेंगे। अगली बार शायद किसी नए टॉपिक पर मिलेंगे, पर मकसद वही, एमएसएमई कम्युनिटी को पावरफुल बनाना है अपनी स्टाइल। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मैं थी आपकी दोस्त सूफिया और विकास जी के साथ मशीन लोन की मजेदार क्लास में। उम्मीद है अब आप बैंक के आगे कांपेंगे नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ अपने हक का फाइनेंस हासिल करेंगे। बोरवर को मशीन भी मिले, सस्ती फाइनेंसिंग भी मिले और बोरवर का बिजनेस दिन दूनी 4 चौगनी तरक्की करे, इसी दुआ के साथ अलविदा कहते हैं। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए हिम्मत रखो, सपने देखो और उधार लेके उन्हें सच कर डालो। टेक केयर, बाय गाइस। बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रोथ जर्नी।